अभी क्या है, अभी क्लास 9 की किताबों में थोड़ा आ चुका है, मतलब थोड़ा सा पोर्शन। तो दोस्तों एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल लेमूर। अगर आप देखोगे तो लेमूर एक एनिमल स्पीशी है, मिलता है। तो अभी ये तो बात हो गई कि वेगनर साहब ने समझा दिया कि देखिए एविडेंसेस हैं जो मेरी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो कैसे हैं भाई सभी बच्चे? आई गेस बहुत बढ़िया होंगे यार। स्वागत है आप सभी का वापस से 8 साल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपके अपने सुपर बैच जिसका नाम है विजय बैच। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई गेस बहुत बढ़िया कर रहे होगे लाइफ के अंदर, है ना? चलिए तो वापस से एक बार फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का। सो आज स्पेशल क्या है यार? आज देखो एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक है जिसका थोड़ा सा पोर्शन इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 9 के अंदर। अभी क्या है, अभी क्लास 9 की किताबों में थोड़ा एडिटिंग आ चुका है, मतलब थोड़ा सा पोर्शन हटा दिया गया है। लेकिन क्लास 9 में जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो दोस्तों एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, वहां पे हमने ये भी पढ़ा था यार कि हमारे जो अर्थ का क्रस्ट है, इनफैक्ट आप कह सकते हो, या फिर जो लिथोस्फेयर है, वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसे हम कहते हैं प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स। और यही जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स करती हैं, चलती फिरती इधर उधर जाती हैं, इन्हीं की वजह से आप देखोगे कई सारे नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कई बार नए नए कैलामिटीज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कभी वोल्केनोस का फटना हो गया। तो ऐसे कई सारे फिनोमेना हैं जो हमारी अर्थ पे होते रहते हैं और उन सबके पीछे जो है कई सारे थ्योरीज हैं, कई सारे लॉजिक्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों यहां पे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक की जिसका नाम है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। अब देखो हमने जब क्लास सेकंड या थर्ड में ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तब आपका ईवीएस होता था या एसएसटी करके एक सब्जेक्ट होता था, तो सब कुछ एक ही टॉपिक में कंबाइंड होता था, एक ही किताब में होता था। लेकिन आई गेस क्लास सेकंड और थर्ड में, चाहे आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो बेटा, एक चीज आपने जरूर पढ़ी होगी, वो है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स। हमारे एसएसटी टीचर ने, हमारे ईवीएस वाले टीचर ने हमको जरूर पढ़ाया होगा कि देखिए हमारे दुनिया में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको हम लैंड मासेस कहते हैं, मतलब धरती का बहुत बड़ा सा आप कह सकते हो टुकड़ा, है ना? इस टाइप से समझते थे हम लोग, है ना? कि और हमने कहा कि कुछ बहुत लार्ज लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं जिन्हें हम सीज एंड ओशंस कहते हैं। अब वही क्लास सेकेंड एंड थर्ड का जो अपना कॉन्सेप्ट है कॉन्टिनेंट्स का, ओशंस का, उसको जैसे से आप बड़े होते गए, आपने क्या किया, उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चालू किया। अब क्लास 9th एंड 10th तक आपको एक बेसिक आइडिया तो था ही कि यार कॉन्टिनेंट्स किसे कहा जाता है और यहां पे फॉर एग्जांपल ओशंस किसे कहा जाता है। तो आज उसी क्लास 9th और 10th के आइडिया को हम लोग और डिटेल में लेकर के जाएंगे और एनहांस तरीके से पढ़ेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि आखिरकार ये आइडियाज को देने वाले कौन थे, क्या क्या थियोरीज हैं इसके पीछे और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन बातों को हम तक पहुंचाया है या फिर इन आइडियाज को बहुत क्लियर तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, चलें। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक चीज और कहता हूं कि जो भाई ये आपके क्लास के नोट्स हैं, पीपीटीज हैं, इसको बहुत अच्छे से अपने पास रखिए। पूरा एनसीईआरटी का क्रक्स है ये, पूरा एनसीईआरटी का आप कह सकते हैं क्रंच है। मतलब आप ये, मैं एक चीज बेट कर सकता हूं आपसे, अगर आप ये पीपीटीज को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, इन केस लेट्स से कि अगर एनसीईआरटी थोड़ा बहुत मिस भी कर जाओगे, तो भी बच्चे अगर आप ये पीपीटीज के नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि अपना किताब वाला पोर्शन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब आप डायरेक्टली, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई इन नोट्स को ना बहुत अच्छे संभाल के रखिए। अब आप लिख के बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख के नहीं बना पाते कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट हमारा टॉपिक दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, चलिए। चलो बच्चों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो बहुत सिंपल है। आप आज जब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हो, एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं। ठीक है, जब आज तुम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हो, कॉन्टिनेंट्स क्या है? लार्ज लैंड मासेस, है ना? यानी मैंने आपको बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है ना? इसके अलावा हमारे पास क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वी हैव अंटार्कटिका, वी हैव यूरोप, वी हैव अफ्रीका, इजंट इट? ये क्या है यार? हमारे वर्ल्ड के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स। अब इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर आप देखोगे कि काफी सारी कंट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अपना इंडिया की हम बात करें तो हमारा प्यारा देश भारत किस कॉन्टिनेंट में आता है बेटा? एशिया के अंदर, है ना? तो अगर हम बात करें बच्चों यहां पे, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स आज आप देखते हो, है ना, इनका रूप बहुत अलग है।
ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट्स को आज हम देखते हैं, ये प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो हमको कॉन्टिनेंट्स ना बहुत अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं ना, इधर इधर मतलब एकदम सेपरेटेड कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई देते हैं ऐसे अलग अलग। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ऐसे ऊपर, साउथ अमेरिका ऐसा नीचे, अफ्रीका इधर साइड में, अंटार्कटिका एकदम नीचे, है ना। फिर आपने देखा होगा नीचे वाले साइड पे ऑस्ट्रेलिया भी आपको दिख जाता है, एशिया एक साइड पे आपको दिख जाता है ऊपर की तरफ। तो आज के टाइम पे जब आप कॉन्टिनेंट्स को देखते हो बेटा, तो आज के टाइम पे कॉन्टिनेंट्स क्या है, काफी ज्यादा सेपरेटेड है, काफी अलग है। लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता था। अगर आप कॉन्टिनेंट्स को आज से कई मिलियन साल पहले देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जितना भी लैंड मास है, यानी जितना भी जमीन का हिस्सा है, वो सब एक साथ हुआ करता था, और जितना भी पानी है बेटा वो भी एक साथ हुआ करता था। अब हुआ ये कि यार कई सारे हमारे फोर्सेस हैं नेचर के, ठीक है, जिसके चलते क्या हुआ कि ये जो जमीन के हिस्से थे ये टूट करके धीरे धीरे करके अलग होने स्टार्ट हुए, और ऐसे अगर आप देखोगे तो जो पानी है वो भी इन इलाकों में घुसना स्टार्ट हुआ। तो एज ए रिजल्ट हम कहते हैं कि इस तरीके से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स जैसे हम आज देखते हैं वो क्रिएट हुए, और जो ओशंस इनको आप जानते हो वो यहां पे क्रिएट हुए, है ना। तो कई मिलियन ईयर्स पहले, बहुत सारे मिलियन ईयर्स पहले ऐसा माना जाता था कि सब कुछ एक साथ है, जमीन एक साथ है, पानी एक साथ है, राइट। चलिए तो आइए इसी बात पे रिसर्च करते हैं, फटाफट से अपने ज्योग्राफी का रिसर्च को लगाते हैं और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट्स कितना कवर करते हैं दोस्तों, 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी 29% जो हिस्सा है हमारी अर्थ का वो कौन कंटेन करता है, हमारे कॉन्टिनेंट्स। एंड जो बाकी हिस्सा है वो किसके कंट्रोल में आता है भाई, वो आता है अपने ओशंस के कंट्रोल में। या ऐसा मान लीजिए कि 29% हिस्सा जो है हमारा जमीन है और बाकी हिस्सा हमारा पानी है। जब आप कहते हो ना कि अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, तो अर्थ एक ब्लू प्लैनेट की तरह दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओशंस, ओशंस का या महासागर का एग्जिस्ट करना, राइट। और अगर आप देखोगे तो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ पे, और अगर हम बात करें जमीन का या कॉन्टिनेंट्स का परसेंटेज तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, सिर्फ 29%। अब अगर आप देखोगे जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स का एंड ओशंस का, जैसे आज हम देखते हैं, ये ऐसा पुराने जमाने में नहीं था, राइट। प्लस अगर आप देखोगे तो एक बहुत वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, जो आज के समय में आपको दिखाई दे रहे हैं वो आगे आने वाले कई सालों में आपको वैसे दिखाई नहीं देंगे। इनफैक्ट रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, बिकॉज आप देखोगे तो कॉन्टिनेंट्स का पोजीशन ना धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहा है। तो कई मिलियन ईयर्स पहले क्या थे, कॉन्टिनेंट्स बहुत अलग तरीके से दिखाई देते थे, आज आपको बहुत अलग तरीके से दिखाई देते हैं, और आने वाले कई सालों बाद आपको इनके पोजीशंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट कई बार कहते हैं कि जो हिमालय के पहाड़ है, हिमालयन माउंटेन्स हैं, उनका हाइट लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है टेक्टोनिक एक्टिविटीज। हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा लेटर इन द चैप्टर, बट समझाने का मतलब यही है दोस्तों कि जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं इनकी पोजीशंस कई सालों से चेंज होती आई है, और आज भी आप देखोगे तो हल्की हल्की चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए तो इन्हीं चेंजेस को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब अगर आप कभी भी अटलांटिक ओशन के, जो अटलांटिक महासागर है बेटा, इसकी कोस्ट लाइन को देखिए। कोस्ट लाइन क्या होता है, मतलब किसी भी समुद्र के किनारे की बात हम करते हैं, तो कभी भी अगर आप इसकी तरफ ध्यान देंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो अमेरिका है, दो अमेरिका कौन से बेटा आपके, एक नॉर्थ अमेरिका है हमारे पास, ठीक है, एक नॉर्थ अमेरिका है और हमारा साउथ अमेरिका है। तो साइंटिस्ट का मानना था कि किसी समय पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो साथ ही साथ आपका यूरोप और अफ्रीका है बेटा, ये आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इनका यह मानना है कि अगर आप इनकी कोस्टलाइन पे नजर डालिए, अगर आप अटलांटिक ओशन को देखिए तो अटलांटिक ओशन के एक साइड पे, उसके एक किनारे पे आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट दिखेगा, राइट। तो कई सारे साइंटिस्ट का मानना है कि एक जमाने में जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, जो दो अमेरिकाज हैं, जो आपके यूरोप है और अफ्रीका है, ये सब एक साथ हुआ करते थे। और समय के साथ साथ क्या हुआ कि ये ड्रिफ्ट होते गए, एक दूसरे से अलग होते चले गए और अलग अलग सेपरेट कॉन्टिनेंट्स में कन्वर्ट हो गए, राइट। चलिए अब अगर आप देखोगे तो अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो एक अब्राहम ऑर्टिलियस नाम के एक डच मैप मेकर थे, ठीक है, नीदरलैंड्स के एक मैप बनाने वाले कार्टोग्राफर थे, जिन्होंने पहली बार ऐसी पॉसिबिलिटी को प्रपोज किया था 1596 में। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर के किनारों को देखिए, अगर आप उनके कोस्टलाइन को देखिए तो आपको यह समझ में आएगा कि जो दो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये सारे एक तरीके से आपस में ज्वाइंट थे। कभी पजल वाला गेम खेला है तुमने, पजल देखते हो, पजल का मतलब क्या होता है, आप देखोगे कि ऐसे टुकड़े चिपकाने होते हैं कई बार, है ना। मतलब मान लीजिए एक टुकड़ा ऐसा होता है, एक टुकड़ा ऐसा होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कई बार टुकड़े ऐसे चिपकाने पड़ते हैं और आपस में एक डिजाइन बन जाता है। तो ये कहते हैं कि यार ऐसे ही हमारे कॉन्टिनेंट्स भी थे, ये आपस में काफी जुड़े हुए थे। इनफैक्ट अगर आप इनके शेप को देखोगे तो ये भी आपको यही बात सजेस्ट करेगी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है कि एंटोनियो पेलेग्नानी नाम के एक और साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने क्या किया कि इन तीनों कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से एक साथ एग्जिस्ट करते थे, इसको लेकर के एक मैप डिजाइन किया, ठीक है।
फाइनली अगर आप देखेंगे तो एल्फ्रेड वेगनर नाम के जो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो अगर आप देखोगे पूरा वेदर वगैरह के क्लाइमेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हैं एल्फ्रेड वेगनर नाम के, वो एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट रखते हैं और कहते हैं कि यार मेरी एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, और इस थ्योरी को देते हैं साल 1912 में। तो वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहां पे इस बात पे बहुत फोकस डालती है कि किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके पोजीशन यहां पे चेंज हुए। तो हमने 3 अटेम्प्ट्स देखे यहां पे। पहला अटेम्प्ट किसका था? पहला अटेम्प्ट था आपके अब्राहम ऑर्टेलियस का। अब्राहम ऑर्टेलियस कौन है? डच मैप मेकर है, जिन्होंने पहली बार ऐसे कंसेप्ट को प्रपोज किया कि हो सकता है कि यार ये जो अमेरिका है, अफ्रीका, यूरोप एक साथ ज्वाइंट रहते होंगे। फिर इसके बाद एंटोनियो पेलानी आए, इन्होंने एक मैप बनाया जिन्होंने दिखाया कि यार तीनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ एग्जिस्ट क्या करते थे। फिर फाइनली एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट जो है वो रखने वाले कौन थे? एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक थ्योरी दी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल से आप समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट की, राइट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ड्रिफ्ट करना, ठीक है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो मैं खिसक करके तेजी से क्या कर रहा हूं? कहीं और जाके शिफ्ट हो जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा हूं, अब मैंने धीरे से क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं? ड्रिफ्ट कर रहा हूं, खिसकता हुआ जो है कहीं और चला जा रहा हूं, राइट। तो इसी थियोरी को एक्सप्लेन करते हुए जो है हमारे वेगनर साहब कई सारे पॉइंट्स यहां पे रखते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो हमारे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं वो यहां पे फॉर्म हुए या फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और यही थी इनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलिए, अब कहानी को यहां थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैं आपको जो समझा रहा था वो यही है बच्चों। आप देख पा रहे होगे कि देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि पजल के टुकड़े हैं, है ना। आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पे लग रहा है कि एक पजल के टुकड़े। देखिए साउथ अमेरिका, अगर यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ध्यान से देखना सभी बच्चों यहाँ पे, तो अगर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि देखिए पजल का टुकड़ा है और यहाँ आके परफेक्टली फिट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है चीज, है ना, कितना परफेक्टली फिट हो जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइंटिस्ट का मानना था कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, यूरोप है, सब एक हुआ करते थे, ठीक है। तो इस टाइप का थियोरी सबसे पहले और जो हमारे डच मैप मेकर है उन्होंने प्रेजेंट किया था। उसके बाद आप देखिए पेलोरिनी का ये जो मैप है, मैंने बताया ना उसने 2 मैप्स बनाए थे यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि भैया एक इंसान था, क्या नाम था इसका? इसका नाम हमने पढ़ा दैट इज एंटोनियो पेलोरिनी। इसने क्या किया था? तीनों कॉन्टेंट्स एक साथ हैं, इसको दिखाते हुए 2 मैप्स बनाए थे। तो देखिए इस तरीके के मैप्स हैं जो आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि बिफोर देखिए इस तरीके का है, और आफ्टर अगर आप देखोगे तो ये टूट के अलग हो गया है ना। तो ये कहते हैं कि देखिए तीनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ हैं, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। तो पहले जब ये एक साथ है तब देखो सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है, और जब ये आफ्टर दिखाओगे तो देखोगे अमेरिका अलग हो गए, अफ्रीका अलग हो गए, यूरोप अलग हो गया। तो इसी तरीके की थ्योरी जो है इन्होंने प्रेजेंट की थी, लेकिन जो मोस्ट कॉन्क्रीट थ्योरी आई थी वो आई थी हमारे नील वेगनर के, सॉरी हमारे जो एल्फ्रेड वेगनर हैं उनके साइड से, ठीक है, जिसको आप कहते हो द वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आप समझते हैं थोड़ा सा वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में कि ये वेगनर साहब कहते क्या है। तो देखोगे वेगनर का मानना था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास से बने हुए हैं, जिसके आसपास एक बहुत बड़ा समुद्र था, ठीक है। इसको समझिएगा थोड़ा सा कि हमारे वेगनर साहब कहते हैं, वेगनर कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि जितने भी आज के जमाने में कॉन्टिनेंट्स बने हैं वो सब किससे निकले? एक सिंगल लैंड मास से। तो एक कोई बड़ा सा कॉन्टिनेंट रहा होगा और इसके आसपास बहुत सारा पानी रहा होगा। फिर क्या हुआ? जब ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट टूटना स्टार्ट हुआ तो आप देखोगे आज के जमाने के छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो इनका मानना यही था कि पहले सारा जमीन एक साथ था, सारा पानी एक साथ था, और जब जमीन टूटनी स्टार्ट हुई हमारी अर्थ के फोर्सेस की वजह से, तो यहां पे हमारे नए नए कॉन्टिनेंट्स बनना स्टार्ट हुए, ठीक है। चलिए, तो जो सुपर कॉन्टिनेंट जिससे बाकी कॉन्टिनेंट्स बने हैं इन्होंने उसका नाम दिया पैंजिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है सारी अर्थ यानी सारी धरती। और जो मेगा ओशियन थी जो इस पैंजिया को सराउंड करती थी बेटा, उसका नाम रखा गया पैंथलासा, जिसका मतलब होता है ऑल वाटर। तो वेगनर का थ्योरी क्या कहता है? वेगनर कहता है कि देखिए जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज बने हैं वो किससे बने हैं? एक बड़े से कॉन्टिनेंट से, कि सारा धरती एक साथ था, इसको हम पैंजिया कहते हैं, और सारा पानी एक साथ था, इसको हम पैंथलासा कहते हैं। इन्होंने कहा कि करीब 200 मिलियन साल पहले की बात है कि जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया है ये जो है यहां पे टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो वेगनर क्या कहते हैं? वेगनर कहते हैं कि देखिए करीब 200 मिलियन साल पहले की बात है कि जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट ये पैंजिया की हम बात कर रहे हैं, पैंजिया जो है टूटना स्टार्ट होता है, ब्रेक होना स्टार्ट होता है। और पेंजिया जो है पहले 2 बड़े मासेस में टूटा, एक का नाम लॉरेशिया, एक का नाम गोंडवाना। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि भैया ये हमारा पेंजिया था मान लीजिए। अब पेंजिया पहले क्या था? सारा धरती जो है, सारा धरती मतलब एक साथ है, ठीक है। सो दिस इज पेंजिया, और ये हमारा पैंथेलेसा मतलब हमारा ओशन, ठीक है। तो ये सारा कॉन्टिनेंट एक साथ, सारा धरती एक साथ, और ये सारा सारा पानी एक साथ, ठीक है। फिर वेगनर ने कहा कि इसमें थोड़ा बदलाव आया। बदलाव कैसा आया? फिर वेगनर ने क्या कहा? वेगनर ने कहा कि देखिए ऐसा हुआ कि जब कॉन्टिनेंट्स टूटने स्टार्ट हुए तो सबसे पहले इसके 2 पार्ट्स बने,
ठीक है, इस तरीके से इसके दो पार्ट्स बनने स्टार्ट हुए। जो ऊपर वाला पार्ट था इसको कहा गया लॉरेशिया। क्या कहा गया बेटा इसको? लॉरेशिया। और जो नीचे वाला पार्ट था इसको कहा गया बेटा यहां पे गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया इसको? गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहां पे वेगनर क्या कहते हैं कि सबसे पहले जब ये पैंजिया टूटा तो इसके दो पार्ट्स बने। ऊपर वाले पार्ट को हमने कहा लॉरेशिया और हमारे नीचे वाले पार्ट को कहा हमने गोंडवाना। ठीक है, जिससे कि आप देखोगे नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स यहां पे क्रिएट होते हैं। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जो लॉरेशिया एंड गोंडवाना थे वो और कई सारे पार्ट्स में टूटते चले गए और एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स आज एग्जिस्ट करते हैं वो इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे वेगनर क्या कह रहा है कि वेगनर सबसे पहले देखिए क्या कहता है। वेगनर कहता है कि सबसे पहले सारा जमीन एक साथ था, सारा पानी एक साथ था। तो ऑल अर्थ को उसने कहा कि पैंजिया और ऑल वाटर को कहा पैंथलासा। ठीक है, फिर इसने कहा कि पैंजिया जब टूटा तो उससे दो बड़े लैंड मासेस निकले। ऊपर वाले पोर्शन को हमने कहा लोरेशिया, नीचे वाले पोर्शन को हमने कहा गोंडवाना। फिर ये जो लोरेशिया और गोंडवाना थे ये और टूटना स्टार्ट हुए तो इससे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनना फॉर्म हो गए। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे बच्चों वैरायटी ऑफ एविडेंस, अब इसने कई सारे एविडेंसेस दिए अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसकी थ्योरी को आगे चल के रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि इसने सिर्फ लैंड सैंपल्स पे फोकस किया था। इसने सिर्फ जमीन के सैंपल पे फोकस करके अपनी ये ड्रिफ्ट थ्योरी रखी थी। मजे की बात क्या है, जो आप लिथोस्फीयर की बात करते हो दोस्तों तो वो सिर्फ आपके जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है आपके ओशन फ्लोर्स पे भी। और जो बाकी की थियरीज आएंगे आप देखेंगे वहां पे ओशियन के फ्लोर को भी यहां पे अच्छी तरीके से मैप किया गया, अच्छी तरीके से समझा गया है। एंड दैट इज वाई आगे चल के जो वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसको काफी सारे साइंटिस्ट यहां पे रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसने अपनी ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंटर्स या क्या क्या एविडेंसेस रखे थे। राइट, चलिए तो नंबर 1 पहले एविडेंस पे आते हैं। पहला इसने कहा द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इसको हम कहते हैं जिक्सॉ फिट। तो जिक्सॉ फिट का मतलब क्या होता है? जिक्सॉ एक पजल होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि साइंटिस्ट का मानना था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं अगर आप उनके शेप को देखोगे तो ऐसा लगता है कि किसी पजल के टूटे हुए टुकड़े, है ना। पजल देखा, पजल खेला होगा ना तुमने कई बार, ऐसा जोड़ने वाला सिस्टम जो होता है ना, जिसको जोड़ देते हो हाथी बन जाता है, घोड़ा बन जाता है। राइट, तो पहले क्रैक्स वैक्स में ज्यादा निकलता था जब तुम लोग खाते थे चिप्स वगैरह, है ना, उसमें ऐसे पजल्स निकलते थे। तो पजल्स में देखो उसके टुकड़े अलग अलग कर दीजिए तो हर टुकड़े का बड़ा एक अपना आइडेंटिकल शेप होता है, उसको एक साथ जोड़ दो तो आपका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका कहना बिल्कुल सिमिलर, ये कहता है कि अगर आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका की शोर लाइंस को देखिए, उनके किनारों को देखिए, कोस्ट लाइंस को देखिए, वो एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से फेस करते हैं। अगर तुम साउथ अमेरिका और अगर तुम अफ्रीका वाले साइड के जो किनारे हैं, है ना, उनको अगर तुम एनालाइज करो तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे किसी ना किसी टाइम पे एक साथ कनेक्टेड रहे होंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात अगर आप देखोगे तो इट मे बी नोटेड कि एक मैप प्रोड्यूस किया गया था यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मार्जिन। और इसको प्रेजेंट करने वाले कौन थे? इसको प्रेजेंट करने वाले थे बुलार्ड इन 1964। इन्होंने ये प्रूव किया कि यार सिंपल सी बात है कि जो वेगनर का थीसिस है ये काफी ज्यादा परफेक्ट है। मतलब बात सही है कि ये सही की बात कह रहा है कि यार कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जो हमारे अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका का किनारा है अगर आप इसको मैच करके देखिए तो ऐसा लगेगा कि आपस में एक टाइम पे जुड़े हुए थे और एक समय पे टूट गए हैं। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि पजल के दो टुकड़े हैं और पजल के दो टुकड़ों को अगर आप ज्वाइन करिए तो एक कॉमन लैंडमास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपरली कंप्यूटर के थ्रू जो है यहाँ पे एक प्रॉपर मैप प्रोड्यूस किया गया था बाय बुलार्ड इन 1964। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखेंगे तो ये जो मैच है इसको ट्राई किया गया था 1000 fathom लाइन इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट शोर लाइन। ठीक है, तो पुराने डेटा के हिसाब से उस पूरे मैच को अपन कह सकते हैं बच्चे प्रेजेंट किया गया था, या फिर जो मैप क्रिएट किया गया उसमें ध्यान दिया गया कि जो वेगनर साहब ने पुराने हिसाब से बताया है वो काफी हद तक मतलब काफी क्वाइट है, क्लोज है उस चीज के। ठीक है, तो इसको सिंपल और आसान भाषा में समझाऊं अगर मैं आपको तो जिक्सॉ फिट का मतलब होता है कि यहां पे वेगनर कह रहा है कि अगर आप ध्यान से देखें किसको, साउथ अमेरिका के शेप को, ठीक है, और दूसरा आप देखें अफ्रीका के शेप को, और इनके आसपास एक लाइन अगर आप ड्रॉ करके देखें इनके किनारों पे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो दोनों जगह हैं ये कहीं ना कहीं बच्चे आपस में एक टाइम पे जुड़ी रही होंगी। ठीक है, और ऐसा लगता है कि पजल के दो पार्ट्स हैं जो फिलहाल अलग हो चुके हैं बट एक टाइम पे ये कॉमन रहे होंगे। ठीक है, तो पहला इसका एविडेंस ये था कि कॉन्टिनेंट्स का जो साइड लाइन्स हैं वो यहाँ पे काफी हद तक मैच कर रही हैं। ठीक है, दूसरा जो एविडेंस है वो है रॉक्स ऑफ द सेम एजेस अक्रॉस द ओशंस। अब अगर आप देखेंगे तो एक ही तरीके के पत्थर मिलना कई सारे इलाकों के क्रॉस, मतलब मान लीजिए अगर आप 10 इलाके हैं और 10 इलाकों में अगर आप देखोगे एक जैसे पत्थर मिल रहे हैं तो आपको क्या समझ में आएगा कि यार कभी ना कभी हो सकता है कि इलाके एक साथ रहे हो। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 एरियाज हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर है ना, सब अलग अलग है। तो हमने वहां पे रिसर्च स्टार्ट किया। अब हमने ये देखा कि वहां पे जो पत्थर मिल रहे हैं, जो रॉक्स मिल रही हैं, उनमें काफी सिमिलैरिटी है। तो एक नॉर्मल इंसान को भी अगर आप पूछोगे तो वो आपको यही जवाब देगा कि यार पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कभी ना कभी ये सारे एरियाज एक साथ रहे होंगे
और स्प्लिट होने के बाद जो है आप देखोगे ये अलग अलग हो गए, और तभी आप देखेंगे कि इनके अंदर जो रॉक्स मिल रही हैं, जो पत्थर मिल रहे हैं, वो काफी ज्यादा सिमिलर इन नेचर है। ठीक है, तो जो दूसरा इसने अपना प्रूफ रखा, इसने कहा कि मेरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो दूसरा प्रूफ है वो है रॉक्स ऑफ द सेम एजेस अक्रॉस द ओशंस। अब रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग मेथड्स होते हैं, डेटिंग का मतलब होता है एक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड, इससे हम क्या करते हैं बच्चे, पुरानी किसी चीज का एज पता करते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज डेटिंग। वो वाला डेटिंग नहीं जो तुम ढूंढते हो कई बार, ठीक है उस वाले डेटिंग की बात नहीं हो रही यार, जो तुम ढूंढते रहते हो कहीं, अरे यार कहाँ कॉफी पे चाय पे, वाला डेटिंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटिंग का मतलब होता है जब आप साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके किसी चीज का एज फाइंड करते हो कि यार कितना पुराना वो चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स है जिनको रिसेंट पीरियड में डेवलप किया गया है, उन्होंने काफी हेल्प किया एक बात को समझने में कि जो रॉक फॉर्मेशंस हैं, है ना, कि किस तरीके से पत्थर फॉर्म हुआ है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, है ना, अक्रॉस द वास्ट नेशंस। अब अगर आप देखोगे एक पूरा बेल्ट है, एक पूरा लाइन है, कितना एंशिएंट रॉक्स का, कितना साल पुराना, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ब्राजील कोस्ट से लेकर के, जो कि मैच करता है वेस्टर्न अफ्रीका से। अब अगर ब्राजील को देखोगे दोस्तों, तो ब्राजील आता है साउथ अमेरिका के अंदर। ब्राजील कहां आता है, ब्राजील आता है साउथ अमेरिका के अंदर। और वेगनर ने भी तो यही बात कही कि एक जमाने में साउथ अमेरिका वाला जो साइड है और अफ्रीका वाला जो साइड है एक हुआ करता था। तो अगर हम रॉक फॉर्मेशंस को देखें तो एक पूरा बेल्ट है पुराने रॉक्स का, पुराने पत्थरों का, एज अगर हम बात करें कि 2000 मिलियन ईयर्स पुराना। और अगर आप देखोगे तो ब्राजील के कोस्ट पे भी ऐसा ही मिलता है। और इनफैक्ट ये जो ब्राजील के कोस्ट पे मिलने वाला पत्थर है किससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है वेस्टर्न अफ्रीका से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स हैं, मरीन डिपॉजिट्स मतलब जो समुद्र से चीजें डिपॉजिट होती हैं कोस्ट लाइन की तरफ। कोस्ट लाइन का मतलब होता है किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल भारत है, तो ये जो किनारा है बेटा आपका, सी कोस्ट है ना, समुद्र का किनारा, ये कहलाता है अपना कोस्ट लाइन, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जो मरीन डिपॉजिट्स, मरीन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, समुद्र कई बार काफी चीजें डिपॉजिट करता है ना कोस्ट लाइन पे, साइड पे, सेडिमेंट्स हो गए और पत्थर हो गए, रॉक्स हो गए। तो अगर हम मरीन डिपॉजिट्स की बात करें अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका, तो ये जुरासिक एज का है। ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है कि ओशन जो है ना इससे पहले वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस है यहां पे इस चीज का कि यानी रॉक ऑफ द सेम एजेस। तो अगर यहां पे देखिए दो सैंपल्स लिए गए, एक वेस्टर्न अफ्रीका के किनारे के कोस्ट का और एक लिया गया आपका ब्राजील साइड का। तो ब्राजील का है साउथ अमेरिकन वाले साइड में, और वेस्टर्न अफ्रीका ऑब्वियसली बात है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो पाया गया कि यहां पे जो रॉक फॉर्मेशन है ना, लगभग सिमिलर एज पुराने, वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं। और अगर आप इनके कोस्ट लाइंस पे समुद्र द्वारा डिपॉजिट गई चीजों को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, वो सिर्फ जुरासिक एज के टाइम की है। तो इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो पत्थर है ये जुरासिक एज से भी पहले के, ठीक है, मतलब जुरासिक एज से काफी पहले के पत्थर है, राइट। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये भी सजेस्ट करता है ये चीज कि एक टाइम पे हो सकता है कि ओशन यहाँ पे कभी एग्जिस्ट करती ही ना हो, राइट। तभी तो आप देखोगे कि वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राजील के अंदर मिलने वाले पत्थर काफी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई कि एक टाइम पे साउथ अमेरिकन वाला जो पार्ट है और अफ्रीका का जो पार्ट है वो एक हुआ करते थे, इनके बीच में कोई समुद्र नहीं था। बिकॉज समुद्र ने जो डिपोजिशंस किए, जो चीजें इकट्ठा की हैं साइड पे कोस्टल एरियाज में, वो बहुत बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, उससे भी ज्यादा पुराने क्या है यहाँ पे रॉक फॉर्मेशंस। तो इस बात का सजेशन क्लियर हो जाता है कि देखिए बहुत सिंपल सी बात है वेगनर साहब की थ्योरी में, कि वेगनर साहब यही कहते हैं कि देखिए अलग अलग इलाकों में आपको जो है सिमिलर टाइप के रॉक्स मिल रहे हैं। तो रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो ओशन से बहुत पुराना है, और ये पॉसिबिलिटी बहुत क्लियर हो गई कि जो है ओशंस अभी आई हैं इनके बीच में, उससे पहले ओशंस एग्जिस्ट शायद ना करती हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसी बात पे। अब आता है टिलाइट। अब देखिए टिलाइट क्या होता है, टिलाइट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर। तो टिलाइट क्या, एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक समझते हो क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है जिसमें लेयर्स हो, ठीक है, जिसमें लेयर्स हो। टिलाइट का पिक्चर दिखाऊंगा मैं तुमको, टिलाइट यहाँ पे देखो इस टाइप का, तो मैं दिखाई दे रहा होगा ना, ऐसा लेयर्स बना हुआ है, राइट। तो इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और ये स्पेशली टिलाइट कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टिलाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टिलाइट। तो अगर आप देखोगे जो तीसरा प्रूफ इन्होंने दिया कि यार हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए था, वो था टिलाइट फॉर्मेशन। अब टिलाइट क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक, एक सेडिमेंट्री पत्थर है जो किससे बना है, ग्लेशियर डिपॉजिट से। ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के जो डिपॉजिट्स है बच्चे, उससे निकल करके पत्थर बने जिसको आप कहते हैं टिलाइट। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक का एक खास फॉर्मेशन होता है, एक खास प्रॉपर्टी होती है। सेडिमेंट का मतलब होता है जब कोई चीज को आप जमा दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऐसी रॉक्स कब फॉर्म होती है, जब कोई चीज डिपॉजिट होती है, किसी जगह पे आके जम जाती है। अभी ग्लेशियर से जो माल मटेरियल निकला है पूरा, जब वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उससे ना, तो रॉक्स वगैरह भी निकल सकते हैं। तो जब वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होंगे, और यहाँ पे स्पेशल टाइप का रॉक है, इसको हम कहते हैं टिलाइट। ठीक है, किससे बना हुआ है बेटा, ये बना है आपके ग्लेशियर डिपॉजिट से, राइट। अब अगर आप देखोगे तो जो गोंडवाना लैंड है आपका, गोंडवाना सिस्टम है सेडिमेंट्स का फ्रॉम इंडिया, is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere.
अब ध्यान से समझिए इस चीज को, जब हम लोग इंडिया के फॉर्मेशन की बात भी करते हैं ना, तो हम लोग ये कहते हैं यार जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि हम लोग कहते हैं जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, पेनिनसुलर वाला पार्ट, बेटा पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साइड नहीं हुआ करता था, ये हुआ करता था सदर्न हेमिस्फेयर साइड पे, ठीक है। और फिर आप देखोगे जब धीरे धीरे इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ बढ़नी स्टार्ट हुई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब जाकर के ऐसे फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आप देखोगे तो इंडियन लैंड मास, मतलब ऐसा कहते हैं कि भैया ये वाला जो सेक्शन है भारत का, ये गोंडवाना डिपॉजिट से बना है। हमने स्टार्टिंग में एक थ्योरी पढ़ी थी कि वेगनर साहब कहते थे कि जब पेंजिया आपका ब्रेक हुआ, तो जो ऊपर वाला हिस्सा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला, उसको लॉरेशिया कहा गया, जो सदर्न वाला हिस्सा था उसको हमने गोंडवाना कहा। और अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, भारत के दक्षिणी हिस्सा है, वो कहा जाता है कि गोंडवाना डिपॉजिट से बना, यानी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था कभी, और वो नीचे से ऊपर की तरफ खिसकता 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 ऊपर आया, एंड देन वी सी कि उसका कोलिजन हुआ जब यूरेशियन प्लेट से हिमालयाज बने हो, तब देखोगे अपना कंट्री क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, राइट। अब देखो यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट ये कहता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स आपको देखने को मिलते हैं कहां पे, हमारे इस पूरे गोंडवाना वाले सेक्शन में, इसकी सिमिलैरिटी है 6 अलग अलग लैंड मासेस के साथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जैसा रॉक सिस्टम या जिस तरीके के सेडिमेंट्स आपको यहां मिल रहे हैं, ऐसे ही सेडिमेंट्स आपको 6 अलग अलग लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अब बेस की अगर हम बात करें, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम बेस की बात करें ना, इस पूरे लैंडमास के बेस की बात करें, तो यहाँ पे काफी थिक टेलाइट, काफी थिक ये जो सेडिमेंट्री रॉक है टेलाइट का, ये आपको देखने को मिलता है, जो कि इंडिकेट करता है यार कि काफी एक्सटेंसिव और काफी प्रोलॉन्ग समय तक यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह एग्जिस्ट किए हैं, ठीक है। तो एक थिक पत्थर का बेल्ट आपको दिखता है। अब अगर आप देखोगे तो ऐसे ही कुछ टेलाइट डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं अफ्रीका में, फाल्कलैंड आइलैंड में, मडागास्कर में जो कि अगेन अफ्रीका में है, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो जिस तरीके का सेडिमेंट, जिस तरीके का आपको डिपॉजिट्स भारत के गोंडवाना रीजन या ये पेनिनसुलर पार्ट में देखने को मिल रहे हैं, इसी टाइप के सिमिलर डिपॉजिट्स आपको इन 6 जगहों पे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका, फॉल्कलैंड आइलैंड, मडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जितना भी गोंडवाना टाइप का सेडिमेंट्स है, ये क्लियरली बताता है यहां पे कि ये जो लैंड मासेस थे, इनका इतिहास जो है ना काफी ज्यादा कॉमन रहा है। और जो ग्लेशियल टेलाइट है, ये एविडेंस देता है आपको पैलियो क्लाइमेट्स का। पैलियो क्लाइमेट्स मतलब जो हमारे अर्थ में पहले क्लाइमेट्स रहा करते थे, एंड ऑल्सो ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फैक्टर बताता हूं, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, ध्यान से सुनना। जो तुम भारत का आज क्लाइमेट देखते हो, आज से कई मिलियन वर्ष पहले ऐसा क्लाइमेट नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पूरा आपका, ये काफी हद तक फ्रोजन रहता था, या ग्लेशियर्स वगैरह आपको बहुत ज्यादा मिलते थे। आज भी अगर आप नीचे जाइए अंटार्कटिका वाले रीजन में, आपको देखोगे अंटार्कटिका पूरा स्नो कवर्ड है, राइट। तो इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जब ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किए, जब मूव करना स्टार्ट किए, तो इनके क्लाइमेट्स में भी काफी बदलाव आया। और जब आप पुराने क्लाइमेट्स की स्टडी करते हो, जब आप देखते हो कि अर्थ के ऊपर पहले जो इलाके हैं अपने अभी करंट के, उनका पहले का क्लाइमेट कैसा था, उसको हम कहते हैं पैलियो क्लाइमेट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पैलियो क्लाइमेट्स, यानी स्टडी ऑफ द प्रीवियस क्लाइमेट्स ऑफ द अर्थ। बिकॉज हमारा अर्थ है बहुत डायनेमिक है, बिल्कुल चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जब आप यहां पे प्रीवियस क्लाइमेट्स की स्टडी कर रहे होते हो, उसको हम कहते हैं पैलियो क्लाइमेट्स। अब जो टिलाइट पत्थर आपको देखने को मिलता है, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पत्थर है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसके ओरिजिन कहां से? इसके ओरिजिन ग्लेशियर्स से, ठीक है। ये ग्लेशियर डिपॉजिट्स में से निकला हुआ रॉक है, राइट। और इस टाइप का पत्थर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमारे जो सदर्न पार्ट है भारत का, जो गोंडवाना वाला रीजन से बना हुआ है ना, पेनिनसुलर पार्ट, इसमें आपको काफी देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट यहां पे जो मटेरियल मिल रहा है वो आपके 6 लैंड मासेस से मैच कर रहा है। कौन कौन से? आपके अफ्रीका, फाल्कलैंड आइलैंड, मडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से। अब ये जो आपका रिजेंबलेंस है कि गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स आपको इन सारी जगह मिल रहे हैं, ठीक है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इन लैंड मासेस का और ये जो भारत का ये वाला पार्ट है, इसके अंदर काफी सिमिलरिटी रही है। इनका इतिहास काफी पुराना है और काफी मिलता जुलता है, राइट। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो ग्लेशियल टिलाइट आपको मिला, ये जो टिलाइट पत्थर मिला, ये बताता है कि पुराने टाइम पे किस तरीके के क्लाइमेट एक्सिस्ट करते थे। ये बताता है कि यार हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पूरा इलाका फ्रोजन रहता हो, और समय के साथ साथ जो है क्लाइमेट में बदलाव आया, क्लाइमेट में चेंज आया, और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट्स आपके ड्रिफ्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने स्टार्ट करके। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो कि सपोर्ट करता था किसको? हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। अब आ जाते हैं दोस्तों यानी प्लेसर डिपॉजिट्स पे। अब देखिए प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि जनरली किसी भी हिल के बेस पे, मान लीजिए पहाड़ ऐसा हिल है ना, तो इसके बेस पे कई बार कुछ मिनरल्स आपको जमे हुए मिल जाते हैं जिनको पानी ने इरोड नहीं किया।
आपने क्लास 10 में प्लेसर डिपॉजिट्स पढ़ा था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर, याद है दोस्तों? तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि जब कभी भी किसी हिल या किसी पहाड़ के बेस की बात की जाए, नीचे के इलाके की बात की जाए, तो कई बार क्या होता है, कई सारे मिनरल्स आपको यहां पे खट्टे या जमा हुआ दिख जाते हैं, जिनको पानी ने खराब ना किया हो, इरोड ना किया हो, तो ऐसे डिपॉजिट्स को कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि मिनरल्स जो हैं आपके दो तरीके के फॉर्मेशंस में मिलते हैं, जिन्हें आप वेन्स एंड लोड्स कहते हैं ना, कि छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं कई बार पत्थर के अंदर, उसके अंदर मिनरल्स आपके डिपॉजिट्स होते हैं। तो एक और जो एविडेंस बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, वो था प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स कैसे करेगा समझिएगा। जो अकरेंस है रिच प्लेसर डिपॉजिट्स का, है ना, किसका? गोल्ड। तो जनरली जो आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं बेटा, वो इन्हीं प्लेसर डिपॉजिट्स के अंदर आपको पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहां पे जो जो अकरेंस है रिच प्लेसर डिपॉजिट्स का, किसका? गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स, घाना कोस्ट में। ठीक है, घाना कोस्ट के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहां पे जो इसका सोर्स है कि कहां से आ रहे हैं, ये बिल्कुल एब्सेंट है। ये एक अपने आप में एक अमेजिंग फैक्ट है। तो अगर आप कभी भी घाना जाइए, घाना इट्स वेरी सिंपल। तो कोई बच्चा बता सकता है मेरे को घाना कहां पे? ठीक है, वेरी वेरी सिंपल यार, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप चाहो तो मुझे बता सकते हो यहाँ पे, है ना, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो देखो समझना है इसको कि घाना जो है बेटा, एक कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, सो घाना कहाँ है? घाना आपकी कंट्री है आपके वेस्ट अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वेस्ट अफ्रीका के अंदर आपको घाना के अंदर क्या मिलते हैं? कई सारे गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स, यानी सोने के प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो सोर्स है वो वहां पे नहीं मिलता, जो कि अपने आप में एक अमेजिंग फैक्ट है। और ऐसे ही गोल्ड बेरिंग जो वेन्स है, वेन्स का मतलब क्या होता है? जो पत्थरों के अंदर काफी सारे आपको ऐसे डिपॉजिट्स मिल जाते हैं ना, क्रेंसेस, जहां पे ये गोल्ड वगैरह जमा होता है। ऐसे कई सारे गोल्ड बेरिंग वेन्स आपको कहां मिलेंगे? ब्राजील के अंदर। एंड ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं घाना के, वो कहीं ना कहीं ये ब्राजील वाले प्लाट्यू से ही निकले हुए हैं, जब दोनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ हुआ करते थे। तो अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है प्लेसर डिपॉजिट्स का यहाँ पे प्रूफ, कि प्लेसर डिपॉजिट्स क्या बता रहे हैं कि देखिए सोने का डिपॉजिट। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया कि जब मिनरल्स आपको जनरली क्या होता है कि हिल्स, जो हिल्स होते हैं उनके बेस पे कई बार मिनरल्स इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, इनको पानी ने इरोड नहीं किया होता, हटाया नहीं होता है, तो ऐसे डिपॉजिट्स को कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, तो ऐसे ही गोल्ड का प्लेसर डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है घाना के अंदर, जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर कंट्री है, और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे ब्राजील के अंदर। तो ये बात बहुत क्लियर है कि जो घाना के अंदर डिपॉजिट्स है उनका सोर्स आपको नहीं मिलता, बट ऐसे ही सिमिलर डिपॉजिट्स आपको ब्राजील में भी देखने को मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार, कि अगर ये दोनों चीजें बहुत सिमिलर हैं आपस में, तो इनका सोर्स क्या है? तो इनका सोर्स है बेसिकली द ब्राजीलियन प्लेट्यू। तो साइंटिस्ट का ये मानना था, आप कह सकते हैं वेगनर की थ्योरी में बात कही गई, कि क्योंकि किसी जमाने में ये जो आपका साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका का पार्ट है ना, काफी हद तक एक साथ रहा करता था, तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि यही ब्राजील प्लेट्यू से निकलने वाला गोल्ड आपको डिपॉजिटेड दिखता है कहां पे? घाना के अंदर। तो जो घाना वाला जो गोल्ड है उसका सोर्स कहां से? उसका सोर्स आ रहा है ये ब्राजीलियन प्लेट्यू से। ठीक है, और ब्राजील में भी आप देखोगे तो सिमिलर टाइप का गोल्ड डिपॉजिट आपको दिखेगा, घाना में देखोगे तो भी आपको ऐसा दिखेगा। तो साइंटिस्ट को समझ में आया कि यार, एक जमाने में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहे होंगे, और तभी जो है सिमिलर टाइप ऑफ प्लेसर डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं जल्दी से। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स बच्चों आपको पता है ना क्या होता है? फॉसिल्स होता है जब आपके प्लांट्स एनिमल्स कई बार क्या होते हैं, जब मर जाते हैं। ठीक है, और मरने के बाद क्या होता है? उनका बॉडीज कहां चला जाएगा? मिट्टी के अंदर। अब कई बार क्या होता है, यही जब मिट्टी आपका जम जाता है या फिर फॉर एग्जांपल लेयर्स में फॉर्म हो जाता है, तो ये ऐसा ना पत्थर सा बन जाता है। फिर जब उस पत्थर को आप तोड़ते हो, खोलते हो, तो आप देखोगे उसके अंदर ये पुराने डेड एनिमल्स या प्लांट्स के रिमेन्स आपको मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जब आइडेंटिकल स्पीशीज, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज, है ना, जो अगर आप देखोगे कई बार अडैप्ट करते हैं अपने आप को, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट कंडीशंस, ये कहां मिले? ऑन द ईदर साइड ऑफ मरीन बैरियर्स। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि यार किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुए। मरीन बैरियर्स मतलब अटलांटिक, मतलब जितने भी ओशंस हैं उनके साइड्स पे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो इनको काफी मिलते जुलते एनिमल्स एंड प्लांट के स्पीशीज मिलना शुरू हुए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कोस्टल एरियाज के साइड में, है ना। और द पॉइंट इज, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, लोगों ने सोचा कि यार ये कैसे इधर उधर फैले हैं, मतलब देखने में तो काफी सिमिलर हैं एक जैसे, बट अगर आप देखोगे तो अभी जब फाइंड आउट किया गया तो ये काफी अलग अलग इलाकों में मिले। अब क्वेश्चन ये आया सामने कि यार ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए? ठीक है, कि कौन इनको लेकर के इधर उधर गया? अब ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल लेमूर अगर आप देखोगे, तो लेमूर एक एनिमल स्पीशी है जो इंडिया में मिलता है, मडागास्कर में मिलता है और अफ्रीका में मिलता है। तो एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भैया ये तो तभी पॉसिबल है जब एक साथ ये लैंड मासेस एग्जिस्ट करते हो।
तो उन्होंने जो है इस पूरे इलाके को लेमुरिया करके रेफर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो लेम्यूर एक ऐसी स्पीशी है, आपकी एनिमल स्पीशी है, जो आपको इंडिया में बहुत कॉमन मिलेगी, आपको मेडागास्कर के अंदर मिलेगी और साथ ही साथ आपको अफ्रीका में भी और पार्ट्स में मिलेगी। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना, आप जानवर देखो, ऑब्वियस सी बात है, पानी को तैर के तो जाएगा नहीं, बहुत नेचुरल है ये चीज, है ना, कि जानवर ऐसा तो नहीं करेगा ना कि पूरा पानी को, समुद्र को तैर के जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है तभी पॉसिबल है जब ये तीनों लैंड मासेस एक साथ रहे होंगे। ठीक है, एंड डेफिनेट सी बात है तभी ये जानवर जो है एक जैसी एग्जिस्ट करते हैं। फिर जब आपका लैंड मासेस टूट टूट के अलग हुए होंगे तो ये जानवर भी अपने अलग अलग फैल गए होंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहां पे समझ में आई। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, इन तीनों इलाकों को लेमुरिया का नाम देना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ लेमूर्स। ऐसे मीजोसॉरस नाम का एक छोटा रेप्टाइल रहा करता था, जो कि इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो शैलो ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश मतलब थोड़ा खारा पानी हो गया, सॉल्टी वाटर हो गया, तो वहां पे रहता था। क्या नाम था इसका, मीजोसॉरस। तो मीजोसॉरस क्या था, एक छोटा सा रेप्टाइल था जो कहां रहा करता था बेटा, हमारे शैलो यानी कम गहरे थोड़े खारे पानी के अंदर। अब इनके स्केलेटन्स मिले हैं बच्चों यहां पे दो लोकेलिटीज में, पहला सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका में और दूसरा मिला है इरावर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राजील में। तो यहां पे अगर आप देखोगे करंट टाइम में ये दोनों इलाके 4800 किलोमीटर्स एक दूसरे से दूर हैं और इनके बीच में एक समुद्र आ जाता है। तो दोनों ही जगह अगर आप देखोगे तो मीजोसॉरस का स्केलेटन यहां पे मिलता है। ठीक है, कहां मिलता है, एक आपका अफ्रीका में मिलता है, साउथ अफ्रीका साइड, और एक आपका ब्राजील में मिलता है। अगर आप दोनों इलाकों को देखोगे तो आज के जमाने में 4800 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है और बीच में एक बड़ा सा समुद्र है। अब मीजोसॉरस गहरे पानी में तो रहता नहीं था, मीजोसॉरस कहां रहता था, मीजोसॉरस रहता था शैलो यानी कम गहरे पानी के अंदर, थोड़ा से खारे पानी में। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अफ्रीका और ये जो अमेरिका वाला साइड है ये एक रहे थे, और इसी वजह से आप देखोगे कि मीजोसॉरस पूरे इलाके में फैला हुआ था। और जब ये कॉन्टिनेंट्स आपस में टूटे, जब ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हुए, तो ये मीजोसॉरस भी आप देखोगे अलग अलग सेपरेट होते चले गए। एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे जो इनके फॉसिल्स मिले हैं, स्केलेटन्स मिले, वो दो अलग जगहों पे मिले हैं, है ना। तो सिमिलर एनिमल के स्केलेटन आपको दो अलग जगहों पे मिले। ये कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब पूरा लैंडमास एक साथ हुआ होगा, जब ये लोग सब लोग रहते होंगे साइड पे। सो दिस शोज दैट यार कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, कि कई सारे इलाकों में सिमिलर काइंड ऑफ फॉसिल्स का मिलना भी इस बात को शो करता है कि किसी जमाने में ये सारे इलाके एक साथ एग्जिस्ट करते थे या फिर रहा करते थे। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों। सो दिस इज अनदर फैक्टर जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जो कि हमारी वेगनर साहब की थ्योरी को और कंफर्म करने की बात करता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो वेगनर की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। नंबर वन, पहला है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जिसको हम जिक्सॉ फिट कहते हैं। दूसरा है सेम टाइप के रॉक फॉर्मेशंस। तीसरा है टिलाइट रॉक का मिलना। चौथा है बेटा यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स का मिलना सिमिलर टाइप के। और पांचवा है यहाँ पे फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं यार फोर्स फॉर द ड्रिफ्टिंग। तो अभी ये तो बात हो गई कि वेगनर साहब ने समझा दिया कि देखिए 5-6 ऐसे एविडेंसेस हैं जो मेरी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि आपकी थ्योरी सही है, बट ये कैसे समझें कि हमारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर गए, हमारे कॉन्टिनेंट्स के टूट करके अलग होने के पीछे भी तो कोई फोर्स होनी चाहिए ना, कुछ ऐसा लॉजिक होना चाहिए जो आपकी बात को समझा सके कि नहीं भाई आप सही बात कर रहे हो, इस वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स टूट के अलग हुए। और यहां पे वेगनर इस बात को समझाने के लिए कहते हैं कि यार देखिए इस पे दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से टूट टूट के अलग हुए। तो पहला कहलाता है पोल फ्लिंग फोर्स एंड दूसरा कहलाता है आपका टाइडल फोर्स। अब इसको आप यहां पे नाम से ही समझ सकते हैं बेटा। पोल, अगर जब आप पोल ये शब्द सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, दो पोल्स आते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, फ्लिंग का मतलब होता है कहीं पे भाग जाना, फ्लिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रन अवे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई इंसान कहीं से भाग गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा फोर्स है जो किसी चीज को पोल से दूर लेके जा रहा है, यही बात है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे वेगनर साहब की थ्योरी, वेगनर साहब का मानना था कि जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट वगैरह ये कहां ओरिजिनेट किया है, ओरिजिनेट किया हमारे साउथ पोल साइड पे। और फिर इसी जो फोर्स है आपकी पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ के रोटेशन से जनरेट हो रही है, इसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स जो थे आपके ऊपर की तरफ यानी नॉर्दर्न पोर्शन में ड्रिफ्ट होना या मूव करना स्टार्ट कर गए। तो उन्होंने कहा देखिए पहला तो ये फोर्स है और दूसरा फोर्स हमारा टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स क्या होता है यार, एक ग्रेविटेशनल पुल जो पानी पे लगता है ना। जनरली आप देखोगे जो मून वगैरह होता है, जब ग्रेविटी एक्सर्ट करता है किस पे, पानी के ऊपर, इसके वजह से टाइड्स आते हैं। आपने देखा होगा ना समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो क्यों उठती हैं भाई, बिकॉज एक ग्रेविटेशनल पुल लगता है पानी पे, है ना। और वो पुल कौन कर रहा है, जनरली मून की तरफ से होता है ना। तो मून का जो ग्रेविटी होता है क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। एज अ रिजल्ट आप समुद्र में टाइड्स देखते हो, बड़ी बड़ी लहरें देखते हो। तो इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। देखिए नंबर वन, ये जो पोलर फ्लिंग फोर्स है किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके रोटेशन ऑफ द अर्थ से। हम सबको पता है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, इसके सेंटर में ना थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है पार्ट है, बल्ज है, ऐसा उठा हुआ है, जिसको आप कह सकते हो इक्वेटर के पास। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ये जो बल्ज है आपका किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ।
तो हमने क्या देखा कि अर्थ एक प्रॉपर स्फीयर नहीं है, इनफैक्ट इसके इक्वेटर के पास में थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन को हम बल्ज, या बल्ज का मतलब होता है कोई चीज जैसे उठी हुई हो, ठीक है। तो इक्वेटर के पास ऐसा बल्ज है, और इस बल्ज के पीछे कारण क्या है भाई, अर्थ का रोटेशन, ठीक है। तो जो दूसरा फोर्स है बेटा जिसको वैज्ञानिक ने सपोर्ट किया था या सजेस्ट किया था वो था टाइडल फोर्स। और टाइडल फोर्स क्यों होता है भाई, क्योंकि जो हमारा मून अट्रैक्ट करता है या सन अट्रैक्ट करता है पानी को, उसकी वजह से क्या होते हैं, ओशन के अंदर टाइड्स डेवलप होते हैं। तो यहां पे वैगनर की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उसने कहा कि दो ऐसी फोर्सेज हैं जिसकी वजह से यहां पे आपके कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट किए। तो पहला तो पोल फ्लिंग फोर्स, मैंने आपको बताया कि इनका मानना था कि रोटेशन ऑफ द अर्थ से एक फोर्स जनरेट हो रही है जो क्या कर रही है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको ना पोल से दूर लेकर के जा रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो टाइड्स जनरेट होते हैं सन या मून के ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक है। सन या मून क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, इसके हिसाब आप देखोगे टाइड्स आते हैं, है ना। टाइड्स मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठती है समुद्र में, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसी फोर्स है जिसके साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स आपके ड्रिफ्ट किए, ठीक है। तो वैगनर का मानना था कि यही फोर्सेस, ये बच्चे डेफिनेट सी बात है, ये फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा इफेक्टिव कब होंगी, जब इनको अप्लाई किया जाएगा ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, ठीक है। सो हाउएवर कई सारे स्कॉलर्स ने कहा है कि यार ये फोर्सेस इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स को मूव कर पाए। तो यहाँ पे वैगनर का मानना क्या था कि दो फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव किए थे। नंबर वन पोल फ्लिंग फोर्स था, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, जिसको आप टाइडल फोर्सेस कह सकते हैं। तो टाइडल फोर्स और पोल फ्लिंग फोर्स, ठीक है। तो ये मानना है इसकी वजह से जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग मूव हुए। फिलहाल जो कई सारे साइंटिस्ट या स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना था कि ये बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज ये फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है या इतनी सफिशिएंट नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स को मूव कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए फटाफट से। यहां पे अब आता है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। नाउ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टडीज या कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, ये थोड़ा सा इनसफिशिएंट थ्योरी है, ठीक है। तो नो डाउट कि वैगनर ने एक आइडिया दे दिया था कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए, किस तरीके से ओशंस बने, बट फिर भी आइडिया सफिशिएंट नहीं है। इसका पहला रीजन पता है आपको क्या है, पहला रीजन क्या है कि जो वैगनर साहब थे, वैगनर साहब ने सिर्फ लैंड मास को कंसिडर किया। वैगनर ने ओशन का जो जमीन है, ओशन का जो फर्श जिसको आप ओशन फ्लोर कहते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं की, ठीक है, जबकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंस कहां से आ रहा था, कॉन्टिनेंटल एरिया से ही आ रहा था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, एनिमल्स, डिपॉजिट्स लाइक टिलाइट, ठीक है। और कई सारी डिस्कवरीज हुई आपके वर्ल्ड वॉर 1 के बाद या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिन्होंने क्या किया, नए काफी सारे डिमेंशंस ऐड कर दिए इस ज्योग्राफिकल लिटरेचर के अंदर। अगर आपको याद होगा तो 1912 में जो था हमारे वैगनर साहब ने अपना थियोरी दिया था, और उसी के बाद 1914 से अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है। तो वर्ल्ड वॉर्स, अपनी दो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, और उन वर्ल्ड वॉर्स के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने काफी सारा रिसर्च किया हमारी स्पिरिट थियोरी के ऊपर भी, और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन पे भी। और उससे ये पता लगा कि वैगनर ने सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा कहां से उठाया, कॉन्टिनेंट से उठाया। उसने ओशंस को कंसिडर ही नहीं किया। एज ए रिजल्ट उसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। सो पर्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओशन फ्लोर से निकाली गई, ठीक है, उसने क्या किया, नए डायमेंशंस ऐड कर दिए इस पूरी स्टडी के अंदर। तो बाकी के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि वैगनर साहब की जो थ्योरी है वो आधी अधूरी थ्योरी है। इनफैक्ट इनके जो फोर्सेस जिन्होंने, जिसका नाम इन्होंने लिया है, वो फोर्स तो इतने मजबूत ही नहीं है, इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट्स को मूव कर पाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने जो है सिर्फ कॉन्टिनेंट्स की बात की है, तो एज ए रिजल्ट ओशन फ्लोर को तो इन्होंने स्टडी नहीं किया, या इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ की तो बात ही नहीं की। तो इस थ्योरी को हम प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब यहां पे एक नया फंडा ऐड होता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, देखिए समझिएगा, बहुत आसान समझना। कभी जीवन में पानी उबाला है, मैगी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैगी बनाना टफ टास्क हो गया, ठीक है। जीवन में पानी उबाला होगा, पानी उबाले होगा, बिक्री उबाले हो, चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं चूल्हा जला रहा हूं, ठीक है, आग जला रहा हूं, और इस आग में मैं क्या कर रहा हूं, पैन रख रहा हूं, ऐसे पैन रख रहा हूं, ठीक है। और इस पैन के अंदर क्या है, मेरे पास पानी है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी बहुत गर्म हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट होगा दोस्तों, तो ऐसे धुआं उठने लगेगा। उठता है कि नहीं उठता है? पानी कभी गर्म किया हो? पानी जब गर्म करते हो, मान लीजिए पानी के बर्तन के ऊपर ढक्कन रख दो तुम, और पानी जब गर्म होने लगेगा तो क्या होगा, स्टीम बनेगा, है ना। और स्टीम से क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ढक्कन आपका मूव कर जाएगा, हट जाएगा, बिकॉज स्टीम में उतना पावर है, उतना फोर्स है ना। तो ये जब कभी भी नीचे का टेम्परेचर गर्म होता है दोस्तों, तो उसके ऊपर की जो हवा होती है ना बेटा, वो भी गर्म होती है। और गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, वो क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है। इसे हम कई बार कन्वेक्शनल करंट्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बच्चों, कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है। सो आर्थर होम्स नाम के साइंटिस्ट थे 1930s में, उन्होंने डिस्कस किया द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट्स,
ऑपरेटिंग इन द मैंटल पोर्शन। तो उन्होंने कहा कि यार जो मैंटल है हमारा, आपको पता होगा हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे अर्थ के ना, अर्थ के लेयर के, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो मैंटल में भी अगर आप देखोगे तो एक इनर मैंटल है ना, एक अपर मैंटल है। तो अपर मैंटल या आउटर मैंटल को हम कई बार एस्थेनोस्फेयर का नाम देते हैं, मतलब काफी वीक लेयर है वो। और वहां पे आप देखोगे तो बहुत सारा मॉल्टन मैग्मा है। मैग्मा मतलब वही जो गरम गरम मटेरियल जिसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो मैग्मा होता है काफी गर्म है, अब इसके ऊपर का टेम्परेचर भी काफी हॉट होगा, तो क्या होता है बहुत सारी गरम गरम हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है ना, हमेशा अपर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे होम्स कहते हैं कि यार एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स की, जो कि कहां ऑपरेट हो रहे हैं, हमारे मेंटल पोर्शन में। अब ये करंट्स जो है बेटा जनरेट होते हैं क्यों? बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, जिससे कि थर्मल डिफरेंसेस यानी हीट डिफरेंसेस पैदा होता है हमारे मेंटल के अंदर। तो अर्थर होम्स क्या कहते हैं? अर्थर होम्स कहते हैं कि ये जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, है ना, ये किस वजह से जनरेट हो रहे हैं? जनरेट हो रहे हैं क्योंकि काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको मिलते हैं मेंटल के पोर्शन में। और इस वजह से क्या हो रहा है कि एक हीट के बीच में डिफरेंस आ रहा है, एक थर्मल डिफरेंस आ रहा है, जिससे करंट्स यहां पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। होम्स ने यह भी कहा कि एक सिस्टम है पूरे ऐसे करंट्स का इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। उन्होंने कहा कि पूरे मेंटल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे कन्वेक्शनल करंट्स का ना एक बहुत तगड़ा सिस्टम है, ठीक है। और ये एक तरीके से अटेम्प्ट था एक बात को एक्सप्लेन करने का, दैट इज द इश्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऑन द बेसिस ऑफ विच जो कंटेम्परेरी साइंटिस्ट थे उस जमाने के, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गलत है यहाँ पे, और अभी और रिसर्च की जरूरत है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अर्थर होम्स क्या रखते हैं? अर्थर होम्स कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स को मूव करने के लिए फोर्स है, जैसा कि वैगनर कह रहे थे कि पोल फ्लिंग और आपका टाइडल, वो गलत है, वो उतनी पावरफुल हो ही नहीं सकती कि वो कॉन्टिनेंट्स को मूव करते। रादर देन एक और एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। ये कहते हैं कि मैंटल के अंदर देखिए सारा मामला बहुत गर्म है ना, काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि टेम्परेचर के डिफरेंसेस की वजह से कन्वेक्शनल करंट्स यानी ऊपर की तरफ उठने वाले ऐसे करंट्स या हवा के बड़े बड़े कॉलम्स हो सकता है जनरेट हो रहे हो, और इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा हो हमारे लिथोस्फीयर या क्रस्ट के ऊपर, जिसकी तरीके से चीजें मूव कर रही हो, राइट। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो उस जमाने के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये ड्रिफ्ट थ्योरी बिल्कुल बेकार है, इसके अंदर बिल्कुल डिटेल्स मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब एक और नया रिसर्च ऐड होता है इसमें, दैट इज द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। अब ओशन जो है ना बेटा, उसके नीचे भी जमीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ओशन का भी अपना एक जमीन, अपना एक फ्लोर है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ की जो क्रस्ट है ना, वो कंपैरेटिवली हमारे कॉन्टिनेंट से थोड़ी सी पतली है, थोड़ी कम मोटी है, राइट। तो मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, अब क्या हुआ कि डिटेल रिसर्च किया गया ओशन के कॉन्फ़िगरेशन का, जिससे ये पता चला कि ओशन फ्लोर कोई प्लेन एरिया नहीं है, बट इसमें बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पहाड़ भी हैं, जिसको आप ओशनिक रिजेस कहते हैं, ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में, वो लंबी चेन ऑफ पहाड़ या माउंटेन्स है ओशंस के अंदर, उसको हम कहते हैं ओशनिक रिजेस, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंचेस भी, मतलब काफी गहरे गड्ढे भी हैं, जैसे मारियाना ट्रेंच का आपने नाम सुना होगा, करीब 11 किलोमीटर गहरा है, राइट। तो ऐसे काफी सारे गड्ढे भी हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या लगता था जब तक ओशन फ्लोर की मैपिंग नहीं की गई थी, रिसर्च नहीं की गई थी, कि ओशन का जो सतह या फ्लोर है एकदम फ्लैट प्लेन है, बट ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे पता किया गया, रिसर्च किया गया, तब पता चला कि भैया ओशन के अंदर भी पहाड़ है, ओशन के अंदर भी काफी सारे गड्ढे हैं, एंड देयर इज ह्यूज वेरिएशन, ठीक है। नाउ अब यहां पे एक्सपेडिशंस लॉन्च किए गए। एक्सपेडिशंस मतलब रिसर्च ऑपरेशंस चलाए गए ओशन के फ्लोर को मैप करने के लिए। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इससे क्या हुआ, एक डिटेल्ड पिक्चर आपका मिला कि ओशन के अंदर क्या क्या फॉर्मेशंस अपने को देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ एक एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस भी सामने निकल करके आया। तो मैंने आपको बताया ना कि कई सारे माउंटेन रेंजेस भी आपको समुद्र के नीचे देखने को मिलते हैं, जो भी पानी के अंदर है, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ऐसी कई सारे फीचर्स यहां पे समुद्र के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये बात अपने को पता चली कब? जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारे एक्सपेडिशंस, कई सारे रिसर्च ऑपरेशंस को भेजा गया, कहां पे? हमारे ओशन फ्लोर को स्टडी करने के लिए। तब अपने को समझ में आया कि ओशन फ्लोर एक फ्लैट एरिया नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, जिसको आप रिजेस कहते हैं, यहाँ पे डीप ट्रेंचेस हैं, गड्ढे हैं, ठीक है, और ये काफी हद तक कॉन्टिनेंट से काफी पास में लोकेटेड है। अभी जो मिड ओशनिक रिजेस है, मिड ओशनिक रिजेस का मतलब होता है पूरा चेन ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों का एक लंबा समूह, एक लंबा चेन, इसको हम कहते हैं द मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो वॉल्केनिक eruptions के मामले में काफी एक्टिव पाई गई, है ना। जब रॉक्स का डेटिंग किया गया, मतलब रॉक्स का जब एज फाइंड किया गया ओशनिक क्रस्ट से, तो ये पता चला यार कि ये काफी यंग है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल एरियाज, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल एरियाज के मुकाबले जो हमारे ओशन के अंदर जो रॉक्स हैं वो कंपैरेटिवली काफी यंग है, मतलब रिसेंटली फॉर्म्ड है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो ओशनिक रेजेस हैं, ठीक है, मतलब क्रेस्ट मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो जो ओशनिक रेजेस के क्रेस्ट यानी टॉप पार्ट के साइड में जो पत्थर थे, रॉक्स थे, इनमें अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो है हमारे बच्चों एक जबरदस्त सिमिलैरिटी प्रेजेंट करते हैं विद द
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑन देयर एज। ठीक है, उसको ध्यान समझिएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे फटाफट से, कि यहाँ पे जो हमारे ओशनिक रेजेस हैं, इनके आसपास के जो रॉक्स हैं, इनके आसपास का जो क्रस्ट वाला एरिया है, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो प्रेजेंट करता है आप बच्चों के सामने, है ना। ये बताता है कि इनका एज कितना पुराना रहा है ना, और कितने फॉर्मेशंस किस तरीके से जो है एग्जिस्ट करे हैं बहुत पुराने समय से। सो दिस इज हाउ द ओशन फ्लोर वाज मैप्ड। तो पहले क्या लगता था कि यार वेगनर की थ्योरी में सिर्फ कॉन्टिनेंट की बात की गई थी, ओशंस की बात ही नहीं की गई थी। ठीक है, बिकॉज क्रस्ट या आपका देखोगे जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हैं वो सब तो एग्जिस्ट करते ही हैं, है ना। जो आपका लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो दोनों जगह एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्टिनेंट में भी एग्जिस्ट करती हैं और ओशंस में एग्जिस्ट करती हैं, बट हमने सिर्फ कॉन्टिनेंट का स्टडी किया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, जब आप ओशंस को स्टडी करने गए तो आपको पता चला कि ओशंस के अंदर भी कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, बट बहुत सारी अलग अलग फीचर्स हैं, पहाड़ियां हैं। ठीक है, कई सारे आप देखोगे जब ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, मतलब जिससे वोल्केनो फटता है कई बार, तो अगर आप देखोगे ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कई सारे पहाड़ ऐसे हैं वोल्केनो वाले जिनका आधा पोर्शन जो है समुद्र के अंदर है और आधा पोर्शन आपका बाहर है। कई सारे ऐसे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कहा जाता है कि समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों का हिस्सा है, कि जो आपको जमीन के ऊपर दिख रहा है वो आपको आइलैंड जैसा नजर आ रहा है और बाकी का हिस्सा समुद्र के नीचे है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं जो सजेस्ट करते हैं यार कि यहाँ पे अभी और डिटेल जरूरत है हमारे कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करने का। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे हम ओशन फ्लोर को जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसको समझते हैं, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको 3 बेसिक डिविजन्स में बांट देंगे। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो ओशन फ्लोर को क्या किया जा सकता है, सेगमेंट किया जा सकता है। सेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों यहां पे डिवाइड किया जा सकता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनटू 3 मेजर डिविजन्स, उनकी गहराई के बेसिस पे एज वेल एज उनके रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो एक कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा बन जाता है द डीप सी बेसिन, और तीसरा बन जाता है द मिड ओशन रीजस। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि इसका मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो जब आप कभी भी मान लीजिए, जब आप कभी भी अगर कभी बीच घूमने गए हो, बीच समझते हो क्या होता है, समुद्र का ऐसा किनारे होता है, तो आप कभी आप बीच घूमने गए हो, मान लीजिए बीच है आपका। ठीक है, बीच क्या है, समुद्र का किनारा, रेत वाला पार्ट है। तो जब आप बीच के साइड से जब आप समुद्र में एंटर करते हो ना, धीरे धीरे आप देखोगे कि ये ऐसे होने लगता है। ठीक है, मतलब अभी मैं रिसेंट में गोवा घूमने गया था इसी साल, है ना, पीडब्ल्यू वाले लेके गए थे भाई। ठीक है, मस्त ट्रिप वेप पे। तो हम लोग जब बीच में गए, मतलब बीच हम लोग, मैंड्रीम बीच है गोवा का, बड़ा फेमस है। ठीक है, तो हम लोग वहां बीच में पानी में खेल लेते मस्त अपना। तो हम लोग ने साइड से स्टार्ट किया और जैसे जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा अंदर बढ़ते गए ना, पानी हमारा बढ़ता चला गया। ठीक है, मतलब पानी जो है उसका डेप्थ यहाँ पे गहराई बढ़ती चलेगी। मतलब किनारे खड़े थे कोई दिक्कत नहीं, पानी ऐसा नीचे एंकल तक आ रहा था। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, पानी थोड़ा घुटनों तक आया, तो और आगे बढ़े, पानी कमर तक आया, और आगे बढ़े, पानी यहां तक था। तो व्हाट वी एनालाइज्ड इज कि यार जैसे आप किनारे से आगे की तरफ बढ़ोगे बेटा, तो आप देखेंगे पानी का डेप्थ भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ऐसे आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, ऐसे स्लोप देखने को मिलता है। ठीक है भाई, समझ में आई। अच्छा, अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप देखोगे तो जब आपका लैंड एरिया है ना, वहां से जब आप समुद्र में अंदर जाना स्टार्ट करोगे, है ना, सी में अंदर जाना स्टार्ट करोगे, तो कुछ समय तक आपको लैंड फील होगी, कुछ समय तक आपको जमीन फील होगी। इसको हम कई बार कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम देते हैं। क्या देते हैं इसको हम कई बार नाम, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, उसमें आपको बहुत ज्यादा सी पोर्ट्स नहीं दिखाई देते। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत गहरा है, और अगर आपको समुद्र में सी पोर्ट बनाना है, आपको जहाज खड़े करने हैं पानी के, तो आपको गहरा पानी चाहिए होता है, तभी जाके आपका समुद्र में जहाज खड़ा हो पाएगा, राइट। बट क्योंकि वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी जो लैंड एरिया है वो काफी ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट वहां पे खड़ा करना जो है जहाज वगैरह थोड़ा मुश्किल है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे भारत की ईस्टर्न साइड पे जो है सी पोर्ट्स थोड़े कम मिलेंगे कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो जब आप बीच से या किनारे से जो लैंड मास होता है वहां से अंदर की तरफ चलना स्टार्ट होता है, तो कुछ समय तक आपको क्या दिखेगा, कुछ समय तक आपको लैंड दिखना स्टार्ट होगी। ठीक है, जमीन आपको दिखेगी, क्या उसको फील कर पाओगे। तो ये जो एरिया है बेटा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होगा, एक स्टीप डिक्लाइन आएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, ऐसे और आप गहरे पानी में जाते जाओगे, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, आपको एकदम नीला गहरा पानी दिखने लग जाएगा, ब्लू ओशन वाटर दिखने लग जाएगा। और ये जो ब्लू ओशन वाटर है बेटा, ये है आपका डीप मार्जिन। ठीक है, या आप कह सकते हो आपका गहरा समुद्र, राइट। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि कई सारे, जब आप गहरे समुद्र में जाते हैं तो आपको कई सारे इंटरनल माउंटेन्स दिखाई देते हैं, जिसको हम मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम लोग मान लीजिए जमीन पे खड़े हुए हैं, बीच के किनारे खड़े हुए, वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पानी के अंदर घुसेंगे, जहां तक जमीन वाला पार्ट है पानी के अंदर का, वो शेल्फ वाला एरिया है। फिर वहां से क्या आएगा, ऐसा डीप स्लोप आएगा, ऐसे और ढलान आती शुरू होगी, मतलब आप और गहरे पानी में जा रहे होगे। फिर एक टाइम पे आपको एकदम ब्लू समुद्र वाला पानी दिखेगा, डीप ब्लू वाला, तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है, सी बेसिन होता है या डीप सी बेसिन।
ठीक है, यहाँ पे आपके पानी बहुत ज्यादा गहरा हो गया, राइट। फिर इसके नीचे आप जाते जाओगे तो आपको ट्रेंचेस मिलेंगे। ट्रेंचेस क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। कैसे बनते हैं? जब दो कॉन्टिनेंटल या दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से काफी अलग हो जाती हैं तो बीच में एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ऐसे कई सारे फॉर्मेशंस आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलते हैं, राइट बच्चों। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं फटाफट से, राइट। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो अभी तो मैंने आपको एक बेसिक इमेज से समझा दिया, थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या है बेटा? ये आपको चेंज बताते हैं, ट्रांजिशन बताते हैं किसके बीच में? कॉन्टिनेंटल शोर्स के बीच में और जो हमारे डीप सी बेसिन होते हैं। जो गहरा समुद्र होता है और जो हमारे कॉन्टिनेंट का किनारा होता है उसके बीच का जो चेंजिंग एरिया है, जो ट्रांजिशन फेस है ना, जब आप कॉन्टिनेंट से प्रॉपर गहरे समुद्र में जा रहे होते हो, वो कहलाता है हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है, कॉन्टिनेंटल राइज आ जाता है और हमारे ट्रेंचेस आ जाते हैं। तो ट्रेंचेस मैंने आपको बताया क्या होते हैं? कैविटीज या गैप्स होते हैं, गड्ढे होते हैं ओशंस के अंदर। तो जब आप कभी भी कॉन्टिनेंट से आगे बढ़ोगे, है ना, किनारे से, जब आप जमीन के किनारे से समुद्र में जाना स्टार्ट करोगे तो जहां तक जमीन है वहां तक शेल्फ है, उसके नीचे फिर और ढलान आएगा, इसको आप स्लोप कहोगे। फिर और आगे जाओगे तो आपको ऐसे ट्रेंचेस या ऐसे गड्ढे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन का। अब इसमें से जो हमारे डीप ओशनिक ट्रेंचेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे एरियाज है जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट के हमारे लिए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब हम लोग ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो ये ट्रेंचेस का इंपॉर्टेंट काफी गहरा है। जो डीपेस्ट ट्रेंच अगर आप देखोगे दैट इज कॉल्ड एज द मारियाना ट्रेंच, ठीक है। तो ट्रेंच का मतलब ही हो गया काफी बड़ा सा गैप या फिर काफी बड़ा सा गड्ढा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं हमारे अबाइसल प्लेन्स। अब अबाइसल प्लेन्स क्या होते हैं बेटा? ये एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं जो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और आपके जो मिड ओशनिक रेंजेस हैं इनके बीच में लाई करते हैं। तो मिड ओशनिक रेंज क्या है बेटा? एक सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। समुद्र के अंदर पहाड़ों का पूरा लंबा सा चेन है जिसे आप कहते हैं मिड ओशनिक रेंजेस, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन और ये जो रेंजेस हैं इनके बीच का जो प्लेन एरिया है बेटा ये कहलाता है अबाइसल प्लेन। क्या कहलाता है बच्चों? ये अबाइसल प्लेन्स, ठीक है। सो अबाइसल प्लेन्स वो एरियाज हैं जहां पे कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स, ठीक है, यहां पे क्या होते हैं बच्चे? जो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स हैं वो अपने मार्जिन के बियॉन्ड मूव करते हैं और साथ ही साथ जहां के आके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, तो यहां से जो सेडिमेंट्स आ रहा है वो क्या हो रहा है? यहां पे आके इकट्ठा हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। तो ये वो एरिया कहलाता है कॉल्ड एज अबाइसल प्लेन्स, ठीक है। तो अबाइसल प्लेन्स किसके बीच में आएंगे बेटा? कॉन्टिनेंटल मार्जिन और हमारे जो माउंटेन रेंजेस यानी जो मिड ओशनिक रेंजेस हैं इनके बीच का प्लेन एरिया ये कहलाता है अबाइसल प्लेन्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो काफी सारा कॉन्टिनेंटल मटेरियल डिपॉजिटेड आपको या फिर जमा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़े हम लोग, तो लेट्स टॉक अबाउट मिड ओशनिक रेंजेस। तो मिड ओशनिक रेंजेस क्या है बच्चे? इट्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम, ठीक है। ओशन के अंदर लंबे लंबे पहाड़ों का पूरा माउंटेन चेन, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दो सबमर्ज्ड अंडर द ओशनिक वाटर्स। अगर हम बात करें हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर तो ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स हैं, ठीक है। मतलब पहाड़ों का सबसे लंबा श्रृंखला है, सबसे लंबा समूह है बेटा जो कि हमारे ओशियन के अंदर सबमर्ज्ड या फिर डूबा हुआ है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट, एक फ्रैक्शनाइज्ड प्लेट्यू एंड अ फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ। अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए इस तरीके से इसका फॉर्मेशन है। एक ऊपर टॉप पोर्शन है, क्रस्ट है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे थोड़ा सा फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू जोन है, कुछ इस टाइप सा फॉर्मेशन है, और फिर एक थोड़ा सा प्लेन एरियाज टाइप का आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर रेंज इज। तो इस तरीके से पूरा रेंज अपना एग्जिस्ट करता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर मिड ओशनिक रेंज क्या होता है? तो मिड ओशनिक रेंज का मतलब है पूरा चेन ऑफ द माउंटेन सिस्टम। तो अर्थ के ऊपर सबसे लंबी चेन है माउंटेन्स की है अगर आप देखोगे, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है कि ओशन के पानी के अंदर है और उसमें भी काफी वेरिएशन है। आपको ऐसा लंबा लंबा पोर्शन दिखेगा काफी उठा हुआ, फिर आपको थोड़ा प्लेट्यू जोन दिखेगा, और फिर अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से फ्लैंक जोन या फिर थोड़ा सा अपना ऐसा डिप्रेस्ड वाला एरिया दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब जो रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इसको हम कहते हैं जोन्स ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया ना बेटा कि जो क्रेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा अपर वाला पार्ट, ऊपर उठा हुआ रीजन, ठीक है। तो कई बार ये देखोगे जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर कई सारे ऐसे बड़े से पहाड़ आपको ऊपर की तरफ दिखते हैं, मतलब नीचे की तरफ पानी है, ऊपर की तरफ पहाड़ आपको दिख रहा है, उससे वॉल्केनो फट रहा है। तो वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ होता है? माउंटेन्स के अंदर ही तो होता है यार, कहीं ना कहीं, है ना, जब नीचे का सारा मैग्मा वगैरह फट करके ऊपर आ जाता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो कई सारे सबमर्ज्ड माउंटेन्स हैं, मतलब पानी में डूबे हुए माउंटेन्स हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी का सेंटर है, मतलब जहां पे वॉल्केनो वगैरह काफी फटता है, राइट। चलिए तो अगर आप देखोगे तो जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी मैं आपको दिखाऊंगा आपको। तो पैसिफिक ओशन में पूरा ये पूरा एरिया है जहां पे बहुत एक्टिव वॉल्केनोस प्रेजेंट है आपके, ठीक है। उसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं कई बार। तो अगर आप देखोगे बच्चे तो एक्टिव वॉल्केनोस हैं और ये जितने भी माउंटेन्स है थोड़ा थोड़ा पानी में सबमर्ज्ड आपको दिखाई देते हैं। तो जो पोर्शन आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो क्रेस्ट वाला टॉप वाला पोर्शन है, वो काफी बार क्या होता है, कई सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी का बहुत सेंटर बन जाता है, ठीक है। चलिए
इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा बच्चे, हमारे ओशनिक वॉल्केनोस के बारे में, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम है उसका कई सारा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन आपको जमीन के ऊपर भी दिखाई देता है, राइट। और कई बार ऐसे इलाके अगर आप देखेंगे तो वॉल्केनिक एक्टिविटी का एक बहुत तगड़ा सेंटर भी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ एज वॉल्केनोस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक मैं फिगर आपको दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको ना प्रॉपर ऐसा लाइन दिखाई देगा सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अटलांटिक ओशन में, जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल है टू द कोस्ट, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो फर्दर आपको ये लाइन जो है इंडियन ओशन में जाता हुआ दिखाई देगा। फिर अगर आप देखोगे तो फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक ब्रांच ईस्ट अफ्रीका चली जाएगी और दूसरी जो है बेटा वो चली जाएगी म्यांमार वाले साइड पे, ठीक है। चलिए, तो ये जो लाइन ऑफ डॉट्स है ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा होता है, मिड ओशनिक रीजस के साथ, ठीक है। और ये जो शेडेड बेल्ट है आपका, जो कि अनदर एरिया दिखा रहा है जहां पे इनफैक्ट आपको अल्पाइन हिमालयन रेंजेस, अल्पाइन माउंटेन्स और हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है ना काफी ज्यादा सिमिलैरिटी में दिखेगा। आप इसको आसानी समझते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस मैप को देखिए, इसको देखिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस है, राइट। तो डीप अर्थक्वेक जोन्स जो आपके एकदम डार्क आप कह सकते हैं, जो है ना बिल्कुल ग्रे कलर में मार्क्ड है, ये आपके डीप अर्थक्वेक जोन्स है, राइट। तो आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पे किस तरीके से ये अपना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे जाएगा, राइट। चलिए, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना एशियन कॉन्टिनेंट देखो, ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, राइट। चलिए, तो आपको जो यहाँ पे बच्चे वेरी सिंपल डीप अर्थक्वेक जोन से आपको जो ग्रे मटेरियल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्रे जितना भी दिखाई दे रहा है, देखो हिमालयन बेल्ट है पूरा, है ना। तो जितना भी आपको ग्रे मटेरियल दिखाई दे रहा है, ग्रे ग्रे कलर का, ये सारा आपका सॉलिड अर्थक्वेक जोन है, जहां पे आपके अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। फिर आप शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स, जो लाइट ग्रे आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइट ग्रे मार्क, ठीक है। तो जितना भी लाइट ग्रे वाला सेक्शन है बच्चे, क्या कहलाता है, हमारा शैलो अर्थक्वेक, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आते। वॉल्केनिक एरप्शंस अगर आप देखोगे तो स्मॉल डॉट्स हैं, देखो पूरा रिंग बना हुआ है यहाँ पे, कितने सारे वोल्केनिक इरप्शंस का रिंग आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा वोल्केनिक इरप्शन वाला एरिया है, ठीक है, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं कई बार, राइट। या देख पा रहे हो रिंग ऑफ फायर पूरा ऐसे सर्कल सा बन जा रहा है। तो यहाँ पे इस इलाके में जितने भी आप देखोगे इलाके, आप देखोगे जितने भी एरियाज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हवाई वगैरह हो गया, ये सारे के सारे बहुत एक्टिव वोल्केनिक साइट्स हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे जो बड़े डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेजर हॉटस्पॉट्स हैं किसके, हमारे इस टाइप की एक्टिविटीज के, ठीक है। तो ये एक पूरा बच्चे फिगर है जो आपको ये समझाता है कि किस तरीके से हमारे अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। चलिए, तो ये जो सेक्शन है आपका ना, इसको हम कहते हैं द रिंग ऑफ द फायर बच्चे। रिंग ऑफ फायर का नाम ही यहीं से आया है, बिकॉज ये पूरा एक्टिव वोल्केनो चेन पे बैठा हुआ है, ठीक है। आपको देखो डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, सीरीज ऑफ डॉट्स है पूरा, राइट। तो जितने भी इलाके अपने को दिखाई दे रहे हैं बच्चे, पूरा इलाका ऐसा है जो कि वोल्केनिक इरप्शंस के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, राइट। चलिए, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिंग ऑफ द फायर, ठीक है। चलिए, देखो अगर हम बात करें जो सेंटर है हमारा, फोकी मतलब सेंटर हो गया किसका, अर्थक्वेक का, कौन से इलाकों में, मिड ओशनिक रीजस में, जहां पे आपके पहाड़ हैं, है ना, ओशन वाले, वो काफी कम डेप्थ पे आपको दिखाई देता है ना। वेज अगर आप अल्पाइन माउंटेन्स और हिमालयन माउंटेन सिस्टम की बात करें तो यहां पे अगर आप देखोगे जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, राइट, पैसिफिक एरिया पूरा, यहां पे काफी ज्यादा डीप लेवल के अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको पता ही है बच्चे कि हिमालयन रीजन बहुत अनस्टेबल है अर्थक्वेक्स को लेकर के, सेम गोज फॉर द अल्पाइन सिस्टम, ठीक है। नाउ इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो देखो हमने यहाँ पे यही चीज देखी कि किस तरीके से जो हमारे एकदम डीप अर्थक्वेक जोन्स है। तो ये देखो अपना पूरा हिमालयन बेल्ट है ना, ये हिमालयन बेल्ट अगर आप देखोगे तो हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अल्पाइन माउंटेन रेंजेस की बात करिए तो उसके साथ भी सिमिलर हालत है, राइट। तो यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर हम जर्नल की बात करें, जर्नल अगर हम बात करें तो जो अर्थक्वेक सेंटर्स हैं, है ना, खासकर अगर हमारे ओशनिक माउंटेन्स की बात करिए तो वहां पे थोड़ा शैलो डेप्थ्स, मतलब इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं। बट अगर हम बात करें हमारे एल्पाइन माउंटेन बेल्ट्स की, हिमालयन माउंटेन बेल्ट्स की, ठीक है, या फिर जो रिंग ऑफ फायर वाला सिस्टम है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये हाईली अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, जहां पे अर्थक्वेक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिम ऑफ द पैसिफिक, इसको हम कई बार रिम ऑफ फायर भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट अभी यही बताया कि बेटा इसको हम पूरे रीजन को हम कई बार पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको रिम ऑफ पैसिफिक कह लीजिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कह लीजिए। ये दो चीजों के लिए जाना जाता है। नंबर वन, पहला आपका अर्थक्वेक प्रोन जोन, कि अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, और दूसरा है आपका हाई वोल्केनिक एक्टिविटी। तो हाई वोल्केनिक एक्टिविटी भी आपको इस रीजन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, लेट्स टॉक फर्दर गाइस। तो यहां तक तो बच्चे बात हो गई हमारी किसके, अर्थक्वेक्स के और
हमारे वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशंस की, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा यार किस तरीके से हमारे जो सी फ्लोर होता है या ओशन फ्लोर होता है बेटा, उसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं ना, कि पहले लगता था कि ओशन फ्लोर जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेन होता है, बट ऐसा नहीं होता है। वहां पे बहुत सारे गड्ढे भी जिसको आप ट्रेंचेस कहते हैं, बहुत सारे पहाड़ भी हैं जिसको आप मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे बच्चों तो काफी सारा वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है इन द ओशंस आल्सो। अब एक और थियोरी आती है जिसको हम कहते हैं द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेड करने का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, सिंपल सी भाषा में समझें, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जब हटा दिया गया, उन्होंने कहा कि यार ये ड्रिफ्ट थ्योरी अपनी बेकार है, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि काफी सारी और रिसर्च हुई, काफी स्टडीज हुई, तो उन्होंने क्या किया है, काफी तगड़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जो पहले अवेलेबल नहीं था। जब वेगनर ने अपना थ्योरी डाला था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, तो उन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पे मिस कर दी थी, राइट। बट बाद में जब स्टडीज की गई तो उन्होंने क्या किया भाई, बहुत सारे रिसर्चेस हुए और रिसर्चर्स ने काफी सारी चीजों को आगे रखा जो वेगनर अपनी थ्योरी में नहीं रख पाए थे, राइट। चलिए पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वो था मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, यानी ओशन फ्लोर का रिसर्च करना, और साथ ही साथ जो पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज हैं रॉक्स के बारे में, है ना, जो कि आपके बात है आपके ओशनिक रीजन्स में मिलती हैं, उससे अपने को काफी सारे फैक्ट्स यहाँ जानने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आती है एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो हमने क्या देखा कि वेगनर की थ्योरी में काफी सारी चीजें मिसिंग थी, खासकर जो ओशन या सी से रिलेटेड चीजें वो तो बिल्कुल ही मिसिंग थी। तो उसके बाद जितनी रिसर्चेस हुई उन्होंने क्या किया, इन सारे एडिशनल चीजों को यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट किया। उससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। नंबर 1 ये रियलाइज किया गया कि जो हमारे मिड ओशनिक रिजेस हैं, ठीक है, यहां पे इनफैक्ट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस जो वॉल्केनिक इरप्शन है बेटा बहुत कॉमन है, और इसकी वजह से बहुत सारा लावा जो है इस इलाके में इकट्ठा हो जाता है। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा था, देखो, और आप देखो ध्यान से देखोगे हमने इसमें क्या पढ़ा, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ा, ये जो मिड ओशनिक रिजेस आपको पढ़े, सीरीज ऑफ माउंटेन चेन्स आपने देखे, तो आपने इस चीज में यही समझा कि यार यहाँ पे दो चीजें बहुत कॉमन है, पहला वॉल्केनिक इरप्शन और दूसरा आपके अर्थक्वेक्स, ठीक है। अब वॉल्केनो अगर फटेगा, वो भी रेगुलर लेवल पे फटेगा, तो क्या होगा, बहुत सारा जो लावा है, बहुत सारा मैग्मा है बेटा, वो अपने सरफेस पे आपको दिखाई देगा। अब अगर आप देखोगे जो रॉक्स है यहाँ पे वो काफी ज्यादा इक्वल डिस्टेंट है ना, जो मिड ओशनिक रिजेस है इनके जो ये जो माउंटेन्स है आपके, इनके ऑपोजिट साइड्स पे जो आपकी रॉक्स हैं ये काफी इक्वल डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे एंड काफी सिमिलैरिटीज इन पत्थरों के अंदर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन पीरियड्स। अगर हम बात करें कितने समय में फॉर्म हुई है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये जो मिड ओशनिक रिजेस या जो ओशनिक माउंटेन्स है, जो ओशंस के अंदर के पहाड़ हैं, तो इनके आसपास के अगर आप पत्थरों को एनालाइज करेंगे, इनके आसपास के रॉक सिस्टम को देखिएगा, तो इनमें काफी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। इनके फॉर्मेशन की बात कर लीजिए, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात कर लीजिए, राइट, और इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है बेटा, इन सब में आपको बहुत सारी समानता, बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे ऐसी रॉक्स जो कि इस मिड ओशनिक रिज के काफी पास हैं, इनमें एक नॉर्मल पोलैरिटी है और काफी आप कह सकते हैं कि मतलब काफी यंग है, मतलब काफी न्यू फॉर्मेशंस हैं। तो जो एज ऑफ द रॉक्स है बेटा ये इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप क्रेस्ट से दूर जाते जाओगे। तो बेसिकली क्रेस्ट मतलब ये जो आपका माउंटेन पोर्शन है, इससे जितना दूर जाते जा रहे हो उससे ज्यादा आपका आप देखोगे कि रॉक्स का एज वैसे इंक्रीज होता जा रहा है, और जितना इसके पास आते जा रहे हो आप देखोगे कि उतनी यंग रॉक्स आपको देखने को मिलती है, मतलब जो रिसेंटली फॉर्म्ड है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो ओशन क्रस्ट की रॉक्स हैं वो काफी यंग है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, यानी जो हमारे ओशन क्रस्ट यानी जो हमारा ओशन का फ्लोर है ना, उसके आसपास के जो पत्थर या रॉक्स हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट के मुकाबले काफी यंग है, ठीक है। अगर हम एज ऑफ द रॉक्स की बात करें ओशनिक क्रस्ट के अंदर तो करीब 200 मिलियन ईयर्स पुरानी है, और अगर आप कॉन्टिनेंटल की बात करें तो लगभग वो 3200 मिलियन ईयर्स पुरानी है। फिर जो सेडिमेंट्स आपके डिपॉजिटेड है ओशन फ्लोर के अंदर वो काफी पतले हैं, काफी थिन है, राइट। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ओशन फ्लोर्स कॉन्टिनेंट जितने पुराने हैं तो डेफिनेट सी बात है इनके पास कंप्लीट सीक्वेंस होना चाहिए सेडिमेंट्स का फॉर अ पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन। हाउएवर अगर आप देखोगे तो कभी भी सेडिमेंट यहाँ पे जो है 200 मिलियन साल पुराना नहीं मिला। इसको ऐसे समझते हैं बहुत आसान तरीके से कि जो सेडिमेंट्स है हमारे ओशन फ्लोर के ऊपर, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, क्ले हो गया ना, ये जितनी भी चीजें डिपॉजिटेड है वो काफी यंग है अगर हम कंपेयर करें इसको कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ओशन फ्लोर्स और कॉन्टिनेंटल फ्लोर्स लगभग सिमिलर एज सीक्वेंसेस के हैं तो उनके सेडिमेंट्स भी उतने ही पुराने होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। अगर हम ओशन फ्लोर के सेडिमेंट्स की बात करें तो वो सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स ही पुराने हैं, उससे ज्यादा नहीं है, राइट। जो डीप ट्रेंचेस या जो गड्ढे आपके जो कैविटीज बनी अगर आप देखोगे, है ना, कैविटीज मतलब ओपनिंग्स या गैप्स कह लीजिए, है ना, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे कह लीजिए, तो जो गहरे गड्ढे बने हैं आपके, है ना, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो दे हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंसेस। तो ऐसा बोला गया कि यार कई कई बार यहाँ पे अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। वाइल अगर हम मिड ओशनिक रीजस की बात करें जो क्वेक
के सेंटर्स हैं अर्थक्वेक्स के, उनका जो डेप्थ है वो काफी शैलो या फिर काफी कम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दो अलग अलग फॉर्मेशंस की, एक जो हमारी डीप ट्रेंचेस हैं, डीप ट्रेंचेस मतलब जो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे बने हुए हैं ओशंस के अंदर, उनके अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। और वही अगर आप देखोगे हमारे मिड ओशनिक रीजेस जो पहाड़ है हमारे, ठीक है, ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर बच्चों, वहां पे जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो काफी कमजोर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए सामने। फिर अगर देखोगे तो ये जो फैक्ट्स थे और ये जो डिटेल एनालिसिस था किसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, किसका, पत्थरों का, ठीक है, ऑन ईदर साइड्स ऑफ द ओशनिक रिज। उसने क्या किया, जो हेस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी प्रपोज की जिसे कहा जाता है द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब साइंटिस्ट ने ओशन फ्लोर की मैपिंग की, उसको स्टडी किया, तो कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के सामने आए और इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कंबाइन करते हुए एक डिटेल्ड एनालिसिस निकाला गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, किसका, और रॉक्स की, राइट, कि रॉक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जो हमारे पहाड़ों के आसपास मिलती हैं, रॉक्स अंडर वाटर माउंटेन्स के आसपास, है ना, उनको रिलेट करते हुए एक थ्योरी सामने रखी गई। उस थ्योरी को हम कहते हैं द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। किसने रखी, हेस नाम के साइंटिस्ट ने, इन द ईयर 1961। हेस का मानना था कि कांस्टेंट इरप्शन हो रहा है एट द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रिजेस, जिसकी वजह से जो ओशनिक क्रस्ट है काफी टूट सी गई है और जो नया लावा है बेटा वहां पे भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट इससे क्या हो रहा है, जो ओशनिक क्रस्ट है इधर उधर मूव कर रही है। तो हेस का ये मानना था कि जो हमारी क्रेस्ट है या फिर जो हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स है, इसमें क्या हो रहा है कि रेगुलर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है धरती फटेगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, है ना। तो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा ओशन का जो क्रस्ट है, जो जमीन वाला पार्ट है, लगातार डैमेज हो रहा है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब ये डैमेज होता है, खाली होता है, तो कई सारा नया लावा डिपॉजिट हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट जो ओशन की क्रस्ट है हमारी वो इधर उधर फैल रही है या फिर इधर उधर मूव हो रही है, ठीक है। चलिए, दूसरा इन्होंने जो पॉइंटर रखा वो ये था कि ओशन फ्लर क्या हो रहा है, इसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है। अब जो यंगर एज है हमारे ओशनिक क्रस्ट का, साथ ही साथ ये जो फैक्ट है कि जो ओशन हमारा फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, इससे क्या होता है, जो श्रिंकिंग ऑफ द अदर है दैट डज नॉट हैपन, ठीक है। तो इससे अगर अच्छा इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे दो फैक्ट सामने निकल करके आए। हेस ने कहा कि लगातार वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हो रहा है कि हमारी जो क्रस्ट है ओशन के अंदर वाली वो डैमेज हो रही है और वहां पे कई सारा जो लावा है बेटा वो यहां पे आके एंटर हो रहा है, राइट। अब एज ए रिजल्ट इनका मानना था कि जितना क्रस्ट डैमेज होता है, जितना क्रस्ट आपका टूटेगा फटेगा, है ना, उतना ही ज्यादा पूरा पोर्शन यहाँ पे स्प्रेड होना स्टार्ट होगा, फैलना स्टार्ट होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक बड़ा सा एक छोटा सा मान लीजिए बॉक्स था, ठीक है। अब उस बॉक्स के अंदर ऐसा एक्सप्लोजन हुआ तो कोई चीज एक्सप्लोड करेगी तो ऑब्वियसली बात है फटेगी ना, फटने के बाद क्या होगा, फैलेगी, राइट। तो वही यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि ये इनका मानना है कि इस वजह से क्या हो रहा है, ओशन का जो फ्लोर है वहां पे फैल रहा है या फिर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। चलिए, आई बात समझ में। और ये भी कहते हैं कि जो यंगर एज है हमारे क्रस्ट का, ओशन क्रस्ट का, साथ ही साथ जो फैक्ट है कि यार जो हमारा एक ओशन का जो स्प्रेडिंग है इससे दूसरे ओशन का सिंकिंग नहीं हो रहा, इससे क्या हो रहा है, हेस को बिलीव हो गया कि यार ओशनिक क्रस्ट कहीं ना कहीं यूज आउट हो रही है या फिर कंज्यूम हो रही है। तो हेस का ये मानना था कि ऐसा नहीं कि अगर एक ओशन फैल रहा है, एक ओशन का फ्लोर फैल रहा है तो उससे दूसरा सिकुड़ रहा है, दूसरा नहीं सिकुड़ रहा, ये अपने अपने एरियाज में कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहे हैं, राइट। चले, इन्होंने फर्दर ये भी मेंटेन किया कि जो ओशन फ्लोर है आपका दैट गेट्स पुश्ड ड्यू टू volcanic eruptions at the crest, sinks down at the oceanic trenches and gets consumed। तो इनका यह मानना था कि जो आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिससे आपका ओशनिक क्रस्ट फटता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्रस्ट का पार्ट है ये इस ओशनिक ट्रेंचेस में चला जा रहा है या इन गड्ढों में चला जा रहा है और यहाँ पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ओशंस फैल भी रही हैं और एक ओशन के फैलने से दूसरा ओशन यहाँ पे इफेक्टेड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सी फ्लोर का स्प्रेड होना या फिर सी फ्लोर का फैलना। देखो इसको हम प्रॉपर यहां से देख सकते हैं, प्रॉपर मतलब डायग्राम से, ठीक है। तो आप देखो किस तरीके से यहाँ पे अपना ओशन फ्लोर इस तरीके से बच्चे स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये अपनी रिज वाला पोर्शन हो गया, माउंटेन वाला सेक्शन, ठीक है। तो जो हमारी ओशन क्रस्ट है, मतलब जब वॉल्केनो फटा तब आप देखो क्या हो रही है कि ओशन क्रस्ट थोड़ी सी फैल रही है, मूव कर रही है और कई बार क्या होगा ये ऐसे ट्रेंचेस के अंदर जाके एकदम फिनिश अप हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दिस इज हाउ द सी फ्लोर स्प्रेड्स, राइट। चलिए, तो 5-7 मिनट में आपके और लूंगा मैक्सिमम, है ना, उसके बाद हम लोग फाइनली क्लास को वाइंड अप करेंगे, राइट। चलिए, तो ये था हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो हेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हेस के हिसाब से क्या हो रहा है कि जो हमारे ओशन फ्लोर्स हैं वो यहाँ पे लगातार तरीके से फैल रही हैं एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे कई सारी आपको ओशंस बनती हुई दिखाई देती हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने कॉन्टिनेंट पे ही फोकस किया था। वेगनर ने अगर आप देखोगे सिर्फ कॉन्टिनेंट समझाया था। उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट अलग हुआ इसलिए जो पानी था वापस में भरना स्टार्ट हो गया, है ना। पहले सारा कॉन्टिनेंट एक साथ, सारा पानी एक साथ, सब जो कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ टूटा तो जो पानी था वो इसके बीच में घुसना स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है, राइट। तो हेस का मानना था ऐसा नहीं होता। हेस का मानना ये है कि जो आपका ओशन फ्लोर है वो स्प्रेड होता है और इस तरीके से आप देखोगे ओशंस आपकी बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। चलिए,
अब अगर आप देखेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। अब जब से ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आया तो जो इंटरेस्ट था, ठीक है, ओशंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने हैं, इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट रिवाइव हो गया। अब 1967 में क्या होता है, मैकेंजी और पार्कर एंड साथ ही साथ मॉर्गन मिल करके क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, आइडियाज कलेक्ट करते हैं और एक और कंसेप्ट लेकर के आते हैं जिसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से एक बात समझ में आ गई कि किस तरीके से ओशंस आपके स्प्रेड हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए एक बार दोबारा से सारे आइडियाज को कंपाइल किया जाए कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में। तो तीन लोग थे 1967 में, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, और इन्होंने साथ में मिलाकर के अपने आइडियाज को कंपाइल किया और एक नई थ्योरी दी, इसका नाम था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। एक टेक्टोनिक प्लेट जिसे आप लिथोस्फीयर का एक पार्ट कह सकते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट कह सकते हैं, ये क्या है, एक मैसिव इरेगुलर शेप का सॉलिड रॉक है, सॉलिड पत्थर है, इसमें दोनों कॉन्टिनेंट और ओशन के पार्ट्स यहां पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये प्लेट क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट आपका एक बड़ा सा रॉक पार्टिकल है जिसमें ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों का आप कह सकते हैं लिथोस्फीयर वाला एरिया मर्ज्ड है। ठीक है, तो प्लेट्स क्या होता है बच्चे, जो हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है, जब हम लोग यहाँ पे अर्थ के लेयर्स को पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि अर्थ में 3 लेयर्स अपनी, क्रस्ट, मैंटल, कोर, है ना। तो जो मैंटल होती है, मैंटल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनर मैंटल होता है, एक अपर मैंटल होता है, राइट। तो जो अपर मैंटल है उसको आप कई बार एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, वीकर सेक्शन है अपना वो। ठीक है, तो ऐसा मानना है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है हमारी, इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है ये मूव करती रहती हैं, ऐसी तैरती रहती हैं। ठीक है, चलिए, लिथोस्फीयर किससे बनता है, हमारा क्रस्ट और अपर मैंटल से। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इसका जो लगभग थिकनेस है वो 5 से 100 किलोमीटर वेरी करेगा ओशन के अंदर और लगभग 200 किलोमीटर का आपके कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो इस प्लेट टेक्टोनिक्स का मानना ये था कि जो आपके प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये हमारे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ऐसा मूव करती रहती है। ठीक है, चलिए, तो प्लेट को हम कई बार एज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशनिक प्लेट कहकर रेफर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन जितना ज्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, पैसिफिक प्लेट को अगर आप देखोगे, है ना, जो पैसिफिक ओशन के नीचे का जो इलाका है, तो अगर आप देखोगे एक ओशनिक प्लेट है। वैसे अगर हम यूरेशिया की बात करें तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट। अब जो थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है वो ये प्रपोज करती है कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वो कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें हम 7 मेजर प्लेट्स काउंट करते हैं और कुछ माइनर प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी है वो ये कहता है जो पूरा लिथोस्फीयर है कई सारे टुकड़ों, कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे आप लिथोस्फेरिक प्लेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। और जो यंग फोल्ड माउंटेन है आपके, जैसे हमारे हिमालयाज हो गए, या जो ट्रेंचेस आपकी बनी ओशंस के अंदर, या बाकी जो गैप्स या फॉल्ट्स आपके बने हैं, वो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से बने हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसे आप देख पा रहे हो कॉन्टिनेंट किस तरीके से जो है आपका मूव आउट किया। देखिए 500 मिलियन साल पहले इस तरीके से था, फिर 420 मिलियन ईयर्स पहले इस तरीके से था। ठीक है, 300 मिलियन साल पहले इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स दिखते थे। ठीक है, और प्रेजेंट में आपको कॉन्टिनेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं, राइट। चलिए, अब आगे समझते हैं कौन कौन सी मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 अंटार्कटिका, उसके आसपास के ओशनिक प्लेट, ये मेजर 7 प्लेट्स अपनी। ठीक है, दूसरा नॉर्थ अमेरिकन, इसमें वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोट्स आ जाता है बेटा, जो कि सेपरेटेड है साउथ अमेरिकन प्लेट से। कैरिबियन आइलैंड्स अगर आप देखोगे तो यूएस के ऊपर वाले साइड में एक आइलैंड्स का पूरा ग्रुप है, इनको हम कैरिबिया कहते हैं, जिसकी मिला के टीम वेस्ट इंडीज है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 7 मेजर प्लेट्स अपने पास, अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट जिसमें वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर आ जाता है आपका अटलांटिक ओशन का, जो कि आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से सेपरेटेड है। ठीक है, फिर अपने पास पैसिफिक प्लेट आ जाती है, फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट आ जाती है, फिर अफ्रीका प्लेट आ जाती है जो कि ईस्ट अटलांटिक फ्लोर के साथ है। ठीक है, फिर आपके पास यूरेशियन प्लेट आ जाती है और उसके आसपास की ओशनिक प्लेट्स हो गई। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मेजर 7 प्लेट्स। ठीक है, कौन कौन सी, अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो ये बेटा 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। कुछ और भी आपकी माइनर प्लेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोकोस प्लेट, ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में आपको दिखाई देगी। नास्का प्लेट जो साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में आपको दिखाई देगी। अरेबियन प्लेट जो मैक्सिमम सऊदी अरेबिया का इलाका है आपका ना, पूरा अरेबियन प्लेट के ऊपर है। फिलीपींस वाला प्लेट जो कि एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट्स के बीच में है। ठीक है, और एक और स्मॉलर प्लेट है, देखिए ये अपना पूरा मैप है जो आपको दिखा रहा है। ठीक है, एक और स्मॉलर प्लेट है जिसे हम कहते हैं कैरोलिन प्लेट, जो कि पड़ता है आपके फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में। ठीक है, चलिए, तो जो मैप है बच्चे पूरे हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है, उनको जनरेट करता है। देखिए फॉर एग्जांपल यूरेशियन प्लेट, राइट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट, फिर अपने पास कैरोलिन प्लेट तो छोटी प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट, राइट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर अपने पास साउथ अमेरिकन प्लेट आ गई, अफ्रीकन प्लेट आ गई। ठीक है, ये अपना मिड अटलांटिक रीज है, मतलब पूरा माउंटेनियस पोर्शन है ओशंस के अंदर। ठीक है, तो बच्चे अगर आप देखोगे ये अपनी मेजर मेजर प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, और ये अपनी अंटार्कटिक प्लेट, राइट। फिर अपने पास कई सारी स्मॉलर प्लेट्स भी आपको दिखाई दे रही है।
अब अगर आप देखोगे तो इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, कई सारे फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको यही कहती है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं प्लेट मूवमेंट्स की वजह से आपको चीजें फॉर्म होती हुई दिखती है, चाहे कॉन्टिनेंट्स हो या फिर आपके ओशंस का फॉर्म होना हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट। चलिए, तो 7 मेजर प्लेट्स हैं, बाकी हमारी माइनर प्लेट्स हैं, राइट। चलो अब आगे बात करते हैं फटाफट से, लेट्स मूव ऑन फर्दर, कुछ और बातें करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये जो प्लेट्स हैं आपकी बेटा, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है ना थ्रू आउट द टाइम, अगर आप देखोगे लगातार मूव कर रही है ना। तो जनरली कहा जाता है कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं करता, ठीक है, जैसा कि वेगनर का मानना था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करें, कॉन्टिनेंट नहीं मूव करते। कॉन्टिनेंट जो है इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स का पार्ट है, ठीक है, और जो मूव करता है बेटा वो ये प्लेट्स हैं, ना कि कॉन्टिनेंट्स, राइट। मोर ओवर ये भी नोट किया जा सकता है कि जितनी भी प्लेट्स हैं विदाउट एक्सेप्शन ये पुराने समय में काफी ज्यादा मूव करती रही हैं एंड आगे भी जो है ये मूव करती रहेंगी। वेगनर को लगता था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, वो सिंपल सी बात है एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में सारे एक साथ एग्जिस्ट करते थे इन द फॉर्म ऑफ पैंजिया। हाउएवर बाद में डिस्कवरीज के पता चला कि जो कॉन्टिनेंटल मार्सेस हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स आपके बने ये प्लेट्स का ही पार्ट है, ठीक है। एंड डेफिनेट सी बात है जो प्लेट्स हैं आपकी बेटा यही मूव करती रही हैं। एंड पैंजिया भी जो बना था आपका वो इसी वजह से बना था, बिकॉज अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट जो थी एक दूसरे के साथ साथ मूव कर रही थी, ठीक है। तो वेगनर का मानना था कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, जो कि गलत बात है। तो असली बात यह है कि बेटा कॉन्टिनेंट्स किसका पार्ट है, नहीं टेक्टोनिक प्लेट्स का, और ये प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट यूजिंग द पैलियोमैग्नेटिक डेटा उन्होंने डिटरमाइन किया है कि जो पोजीशंस हैं, है ना, जो करंट कॉन्टिनेंट्स की पोजीशंस हैं बच्चे अलग अलग ज्योग्राफिकल पीरियड्स में, ये काफी हद तक अगर आप देखोगे तो ट्रेस की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ रॉक्स। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया, जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, खासकर नीचे वाला पार्ट, ये काफी हद तक डाउन सदर्न हेमिस्फीयर साइड हुआ करता था, बट ड्रिफ्ट होने की वजह से मूव कर गया कहां पे, हमारे नॉर्दर्न वाले साइड पे, ठीक है। तो अभी क्या है, साइंटिस्ट का मानना बहुत क्लियर है कि यार सिंपल सी बात है, प्लेट्स आपकी मूव करती हैं ना कि कॉन्टिनेंट्स, जैसे वेगनर की थ्योरी गलत है। अब यहाँ पे ना 3 तरीके की प्लेट बाउंड्रीज बनती है, एक को हम डाइवर्जेंट कहते हैं, एक को हम कन्वर्जेंट कहते हैं, एक को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। देखिए डाइवर्जेंट प्लेट का सिंपल है, दो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से ना अपार्ट मूव करती हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का बनना, ठीक है, कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेंगी, ठीक है। सो वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड बिकॉज द प्लेट्स दे पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जहां पे प्लेट्स एक दूसरे से अपार्ट मूव करती हैं, ऐसे प्लेट्स को हम कहते हैं स्प्रेडिंग साइड्स या डाइवर्जेंट प्लेट्स। सबसे बेहतरीन एग्जांपल यहां पे किसका आप दे सकते हो, जब मिड अटलांटिक रेंज का। इस पॉइंट पे आप देखोगे जो अमेरिकन प्लेट है वो किससे सेपरेटेड है, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट्स। और ऐसे साइट्स जहां पे हो रहा है कहलाती हैं आपकी स्प्रेडिंग साइट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल आप इसको मेंशन कर सकते हैं। कन्वर्जन प्लेट्स का मतलब होता है जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करती हैं। अगर आप देखोगे तो जो हमारा हिमालय का फॉर्मेशन है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और गलती से मूव करते हो अगर एक दूसरे से कोलाइड कर जाती है तो क्या होता है कि भारी वाली प्लेट नीचे की तरफ दबती है और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठती है। अगर आप हिमालयाज का देखोगे तो हिमालय जैसे ही बने, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो अपनी इंडियन प्लेट थी वो जब यूरेशियन प्लेट से आके टकराई, यूरेशियन प्लेट भारी थी, इंडियन प्लेट हल्की थी। अब जब ये यूरेशियन से टकराई, कन्वर्ज किया जा करके, तो यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ दब गई और इंडियन प्लेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गई। तो इससे क्या हुआ, आपके हिमालय के जो पहाड़ है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुए, राइट। तो जहां पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज एक प्लेट नीचे चली जाएगी, दूसरी प्लेट इसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सो जिस लोकेशन पे ये प्लेट सिंक करती है उसको हम कहते हैं सबडक्शन जोन। अब समझिएगा बहुत आसानी से, मान लीजिए दो प्लेटें यहां पे, ठीक है, तो ये प्लेटों का आपस में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि एक प्लेट आपकी नीचे जाएगी और एक प्लेट जो है आपकी ऊपर उठनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो एरिया आपका क्रिएट होता है जहां पे एक प्लेट नीचे जा रही है एक प्लेट ऊपर उठ रही है, इसको हम कहते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, सबडक्शन जोन। आई बात समझ में, चले। तो 3 ऐसे तरीके हैं जिससे कन्वर्जेंस अगर कर सकता है। नंबर 1, पहला एक ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएं या कन्वर्ज करें। दूसरा, दो ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराएं। और तीसरा, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएं। तो तीनों ही केसेस यहां पे बन सकते हैं बेटा ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो कन्वर्ज का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, क्लोज आना, ठीक है। और यहां पे जनरली जब ऐसे केसेस में दो प्लेट्स टकराती हैं आपस में तो आप देखोगे भारी वाला प्लेट नीचे की तरफ दबता है और हल्का वाला प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे फॉर्मेशन को हम कहते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सबडक्शन जोन, ठीक है। चले, तो 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ओशन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट और ओशन ओशन, ठीक है। तो तीनों तरीके से ये चीज डेवलपमेंट्स आपको देख सकते हैं। डन। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज पे। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स कैसी होती हैं बेटा, ये एक दूसरे से स्लाइड पास्ट करती हैं। ये सबसे नटोरियस होती हैं बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव फोर्स यहां पे लग जाए और ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से आगे निकल जाए तो एक गैप क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स की हम बात करें तो ट्रांसफॉर्म प्लेट्स का मूवमेंट कुछ ऐसे होता है, राइट। तो जहां पे क्रस्ट ना तो प्रोड्यूस हो रही है, ना तो बन रही है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है,
ये यहाँ पे क्या हो रही है, सिंपली ये प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड कर रही हैं, एक दूसरे से स्लाइड करके आगे पीछे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बेसिकली वो प्लेन्स होते हैं जहां पे जनरली जो कि आपके मिड ओशनिक रेजेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, राइट। चलिए, अब क्योंकि अरप्शन जो है कंप्लीट क्रेस्ट पे तो होता नहीं, कंप्लीट एरिया में तो होता नहीं सेम टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है एक डिफरेंशियल मूवमेंट जरूर रहेगा। इससे क्या होता है, प्लेट्स आपकी मूव करती रहती है, राइट। चलिए, ऑल्सो अगर आप देखोगे जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसका भी एक तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है इन प्लेट्स के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज या ट्रांसफॉर्म प्लेट्स क्या होती हैं, जब या तो क्रस्ट बन नहीं रही है या फिर क्रस्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बट यहाँ पे प्लेट्स आपकी स्लाइड पास कर रही हैं। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा फोर्स से स्लाइड पास करती है तो आप देखोगे एक गैप क्रिएट हो जाएगा, फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा और अर्थक्वेक आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज हमारा बहुत ही आखिरी के टॉपिक्स हैं, फटाफट से खत्म करते हैं, दैट इज द रेट ऑफ द प्लेट मूवमेंट। अब देखिए, प्लेट्स का मूवमेंट का ना एक रेट है, ठीक है, मतलब एक सर्टेन स्पीड पे मूव करता है, ठीक है। तो जो स्ट्रिप्स है नॉर्मल है रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के, ये किसके पैरेलल है, मिड ओशन रिजेस के, ठीक है। इससे साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि यार प्लेट मूवमेंट का रेट क्या है। तो अगर आप देखोगे रेट ऑब्वियसली बात है डिफर करेगा। जो आर्टिक रेंज है फॉर एग्जांपल, ये सबसे स्लो मूव करती है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खिसकती है, ठीक है। और जो ईस्ट पैसिफिक है नियर द ईस्टर आइलैंड, वो अगर आप देखो ये कहां है, साउथ पैसिफिक ओशन की साइड पे, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, ये 15 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खिसकती है। मतलब कहने का मतलब है जो आर्टिक रेंज है ये एक ईयर के अंदर सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर ही आपका मूव कर रही है। और वही अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर जो ईस्ट पैसिफिक प्लेट है आपका, ठीक है, कहां पे आपके साउथ पैसिफिक ओशन साइड पे, ठीक है, लगभग जो चिली कंट्री है साउथ अमेरिका के उसके 3400 किलोमीटर वेस्ट, तो ये वाला जो प्लेट है सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा है लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, खिसक रही है एक साल के अंदर। तो दैट इज द रेट। ये ऑब्वियसली बात है काफी डिफर करेगा, ठीक है। नाउ हाउ व्हाट मूव्स द प्लेट, अब प्लेट को मूव क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया, काफी सारे साइंटिस्ट को ये मानना था कि अर्थ एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, इसका कोई मोशन नहीं होता। हाउएवर जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने पढ़ा कि यार सी का फ्लोर जो स्प्रेड होता है, ओशंस अपनी बड़ी होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी को पढ़ा, तो ये समझ में आया कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ जो इसका इंटीरियर है वो स्टैटिक नहीं है, मोशनलेस नहीं है, बिल्कुल डायनेमिक है, यानी समय के साथ चेंज होता रहता है। और ये एक फैक्ट है बहुत बड़ा कि जो प्लेट्स है बेटा एक सही मूवमेंट से यहाँ पे मूव करती, राइट। अब अगर आप देखोगे तो हमारे जो प्लेट्स के नीचे जो रॉक है, जो पत्थर है ना, काफी ज्यादा मोबाइल है, यानी काफी ज्यादा मूव करता है। रीजन बहुत सिंपल है कि नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हीट है, जो आपका एस्टेनोस्फेयर वाला रीजन उसमें काफी गर्म है ना। और ये जो गर्म हीट से आप देखेंगे कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन रॉक्स को पुश करते हैं, इसको धक्का लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्लेट मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा, जो मोबाइल रॉक है बीनीथ द रिजिड प्लेट्स इज बिलीव टू बी मूविंग एक सर्कुलर मैनर में। जो हीटेड मटेरियल है वो राइज करता है, सरफेस तक आता है, सरफेस तक आएगा तो क्या होगा बच्चे, एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, फिर उसके बाद ठंडा होने लगेगा और वापस से फिर डीपर डेप्थ्स में चला जाएगा। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स जनरेट हो रहा है, जो गर्मी से जो करंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, एक धक्का सा लगा देते हैं इन रॉक्स को, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो साइकिल आपकी क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है ओवर एंड ओवर, तो इसी को यहाँ साइंटिस्ट कहते हैं कन्वेक्शन फ्लो या फिर कन्वेक्टिव फ्लो, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया कि जो हमारा अर्थ जहां पे प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेट्स कहां है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। एस्थेनोस्फेयर कौन सा वाला पार्ट है बेटा, अपर मेंटल का, जो कि काफी गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉल्टेन मटेरियल है वो हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक। जब ये ऊपर की तरफ आता है तो क्या होता है, टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, ये स्प्रेड होगा, थोड़ा ठंडा होगा और वापस चला जाएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रही है। तो एक तरीके से ना ऐसे ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट हो रही है, जिसको आप कन्वेक्शन सेल कह सकते हैं, कन्वेक्टिव फ्लो कह सकते हैं। और यही जो कन्वेक्शन फ्लो है या यही जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है नीचे की हीटेड चैम्बर से, वो अगर आप देखोगे तो क्या करती है, हमारे इस रॉक को मूव करती है। बिल्कुल वही पानी और ढक्कन वाला कंसेप्ट है कि अगर देखो पानी गर्म करो और उसको ढक्कन से ढक दो, मतलब उस वेसल को, तो जो आपका ढक्कन है स्टीम बनने पे क्या होता है, हटता है, थोड़ा सा मूव होता है ना। तो वैसे ही नीचे का जो गर्म मटेरियल ऊपर आएगा वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और ये लगातार ये जो फोर्स लग रही है क्या करेगी, आपके रॉक पार्टिकल्स को मूव करेगी, ठीक है। चलो, तो हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेस, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स और जो आपका बचा हुआ हीट होता है उससे, ठीक है। आर्थर होम्स ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने कंसिडर किया था इस आइडिया को 1930s में, जिसको बाद में अगर आप देखोगे तो हैरी हेस जो है इसको और बढ़िया तरीके से रिलेट करते हैं जब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लो मूवमेंट है अपने हॉट सॉफ्ट मेंटल का, वीक मेंटल का, जो कि अपने प्लेट्स के नीचे लाई करता है बेटा, यही मेजर आप कह सकते हैं फोर्स है बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। तो ना होता है ना कि प्लेट्स कहां लाई करते हैं, एस्थेनोस्फेयर वाले पार्ट में, जो कि एक वीक सेक्शन है मेंटल का, और मेंटल आपका बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये जो हीट आपकी यहाँ पे मूव हो रही है, जो हीट से फोर्स जनरेट हो रही है बेटा, यही कारण है हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट का, ठीक है। चलिए, अगर हम इंडियन प्लेट की बात करें तो इंडियन प्लेट में क्या आ जाता है, भारत का पेनिनसुलर इंडिया और दो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का कुछ पोर्शन, ठीक है। तो जो सबडक्शन जोन है हमारा हिमालयस के अंदर,
ठीक है, वो क्या बनाता है, नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री बनाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो गई। मैं आपको बताया था ना कि जो यूरेशियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है, दोनों क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, और इन्हीं के कन्वर्ज होने से, यानी इन्हीं के टकराने से क्या हुआ था, हिमालयस आपके फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि हमारे जो हिमालयस है काफी अनस्टेबल है। वही अगर आप देखोगे पेनिनसुलर भारत का पार्ट जो है काफी स्टेबल है, बिकॉज ये गोंडवाना पीरियड का है। ठीक है, चलिए अब ईस्ट में अगर आप देखोगे, अगर ईस्ट में जाओगे तो आपको म्यांमार के बहुत ही फेमस रकिनामा माउंटेन्स आपको दिखेंगे। ठीक है, जो कि अगर अगर आप देखेंगे जावा साइड पे जो ट्रेंच बनी है उसकी तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं। फिर ईस्टर्न मार्जिन अगर आप देखोगे तो एक स्प्रेडिंग साइड है, मैंने आपको बताया था कि जहां पे काफी ज्यादा आपको डाइवर्जेंट रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक स्प्रेडिंग साइड है जो कि कहां लाई करती है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रिज। ठीक है, तो साउथ वेस्टिक पैसिफिक ओशन में आपको जो है, जो ईस्टर्न मार्जिन है इस वाले साइड का, एक स्प्रेडिंग साइड या एक डाइवर्जेंट बाउंड्री का इलाका जैसा दिखाई देगा। तभी आपको ट्रेंचेस देखने को भी यहाँ पे मिलते हैं। तो हमने क्या देखा, पहला तो इंडियन प्लेट और ये जो बना है आपका हिमालयस वगैरह, बेटा ये किससे बना है, कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट से, जब आपस में टकराई थी। दूसरा हमने ये पढ़ा कि ईस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको रकनियामा माउंटेन्स मिलते हैं म्यांमार के। ठीक है, टुवर्ड्स द आइलैंड वाला सेक्शन, जावा अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया वाला साइड पूरा आइलैंड वगैरह है, काफी अर्थक्वेक वगैरह भी आते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो वेस्टर्न मार्जिन हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड पे अगर आप जाओगे यहाँ वाले साइड पे, तो आपको यहाँ पे किरतार माउंटेन रेंजेस मिलेंगी पाकिस्तान में। फिर ये फर्दर कहाँ एक्सटेंड कर जाती है, मकराना कोस्ट के साइड, और फिर ये कहाँ ज्वाइन करती है, अगेन द स्प्रेडिंग साइड ऑफ रेड सी। ठीक है, फिर ये साउथ वेस्ट चली जाती है टुवर्ड्स द कैगोस वाला एरिया। अच्छा, अब अगर आप देखोगे जो बाउंड्री है इंडिया और एंटार्क्टिक प्लेट के बीच में, इसके बीच में भी एक ओशनिक रेंज आपको दिखता है, एक डाइवर्जेंट प्लेट का पूरा इलाका दिखता है। ठीक है, जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, है ना, बाद में जाके मर्ज हो जाता है कहां पे, लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड। तो इनफैक्ट अगर हम देखें इंडियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट के बीच का जो बाउंड्री है, वो भी क्या है, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने वाली प्लेट्स का बाउंड्री है। ठीक है, और फिर अगर आप देखोगे तो बाद में जाके वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और बाद में जाके मर्ज हो जाता है किधर, साउथ ऑफ द न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडियन प्लेट हमारी किस तरीके से बेटा मूव करती है। ठीक है, चलिए नाउ अगर आप देखोगे तो इंडिया जो था पहले एक लार्ज आइलैंड था जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के साइड था। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया का क्लाइमेट वगैरह बिल्कुल अलग था। अब जो टेथिस सी था, जो उसके आसपास का समुद्र का एरिया था, उसने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया किससे, ओशन कॉन्टिनेंट से, लगभग 225 मिलियन ईयर्स अगो। राइट, अब अगर आप देखेंगे तो इंडिया को सपोज किया जाता है कि ये अपना नॉर्थवर्ड जर्नी कब स्टार्ट किया था, लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले, एट द टाइम जब पैंजिया ब्रोक हुआ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा माना जाता है कि इंडिया क्या था, पहले एक आइलैंड था जो कि ऑस्ट्रेलियन साइड पे था, है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ मर्ज था। फिर अगर आप देखोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना स्टार्ट होता है, और 200 मिलियन साल पहले अपनी नॉर्थ की तरफ जर्नी को स्टार्ट करता है, जहां पे इसकी मुलाकात किससे होती है, हमारी एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, जिसके टकराने से क्या होते हैं बेटा, हमारे हिमालयस फॉर्म हुए थे। करीब 140 मिलियन ईयर्स आज के जमाने से हम पीछे ले जाएं तो जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, वो कहां पे लोकेटेड था, 50 डिग्री साउथ पे। तो आप देख सकते हो जो आज हम ये एरिया देखते हैं ना बेटा, ये पहले कहां हुआ करता था, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर क्या हुआ, ये दो में जो प्लेट्स थी उनको कौन सेपरेट करता था, बीच में टेथिस समुद्र, है ना, एंड टिबेटन प्लेट्यू वाला रीजन जो था। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे कि ड्यूरिंग द मूवमेंट, जब इंडियन प्लेट ने यहाँ पे यूरेशिया की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ, तो एक मेजर इवेंट होता है जिसकी वजह से आप देखेंगे लावा बाहर आता है और आपके डेकन ट्रैप्स फॉर्म हो जाते हैं। डेकन ट्रैप्स मतलब ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि पहले इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहां पे था, सदर्न हेमिस्फीयर वाले साइड पे हुआ करता था, एक आइलैंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट के पास। फिर आप देखोगे धीरे धीरे जब ड्रिफ्ट आना स्टार्ट होता है तो ये कहां मूव करता है, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, और इक्वेटर को जब क्रॉस करता है तो उसकी मुलाकात किससे होती है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से, जो काफी बड़ी प्लेट थी। और जब इससे हमारी इंडियन प्लेट टकराई तो क्या हुआ बेटा, हिमालयस यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हुए। ठीक है, ये अपनी यूरेशियन प्लेट है, मान लीजिए इंडियन प्लेट है, और जो आपस में टकराई तो क्या हुआ, यहाँ पे हिमालयस फॉर्म होना स्टार्ट हुए। फिर आप देखोगे इसकी वजह से कुछ लावा इरप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस, जो यहाँ पे डिपॉजिट होते चले गए, तो आपको ब्लैक सॉइल रीजन यहाँ पे बन गया, जिसे आप डेकन ट्रैप का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे बच्चा, तो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा फॉर्म हुआ है। राइट, चलिए, और ये जो है लगभग 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, अभी तक ये प्रोसेस अपना चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे 60 मिलियन साल पहले भी जो सब कॉन्टिनेंट था हमारा, वो इक्वेटर से पास ही था। बट 40 मिलियन साल पहले की अगर हम बात करें तो अभी धीरे धीरे करके आप देखोगे तो हमारे हिमालय जब बनने स्टार्ट हुए, थोड़ा पुराने टाइम की बात करें हम, तो ये अपना इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। साइंटिस्ट मानते हैं कि प्रोसेस अभी भी चल रहा है, हिमालय का हाइट जो है बेटा अभी बढ़ रहा है। तो पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ थे, सबसे पहले हम थे सदर्न हेमिस्फीयर में, कहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्रॉस किए तो लगभग यहाँ पे पहुंचे। फिर हमारी टकराव जब किससे हुई, यूरेशियन प्लेट से, तो हिमालयस बनने फॉर्म हुए। फिर कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस आपको देखने को मिले, जिससे आपके जो ब्लैक सॉइल बेल्ट है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो फॉर्म होना स्टार्ट हुआ।
फिर अभी कुछ मिलियन साल पहले तक अभी भी हम इक्वेटर के पास ही थे, पर धीरे धीरे क्योंकि ये प्लेट आपकी और ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमारा डिस्टेंस भी इक्वेटर से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है, ठीक है। तो अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हिमालयस का जो हाइट है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ये जो इंडियन प्लेट है बेटा आपकी, ये किस में घुस रही है? ये घुस रही है हमारी यूरेशियन प्लेट के अंदर और अंदर घुसती जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखोगे हिमालयस का जो हाइट है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए नाउ इसी के साथ क्लास को यहां पे एंड करते हैं। सी दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज। देखो बहुत सिंपल है, ये था हमारा अर्ली इंडिया 71 मिलियन ईयर्स को पहले, ठीक है। फिर आप देखोगे 55 मिलियन ईयर्स अगो पहले ऐसा था, फिर हम लोग इक्वेटर के पास आए, फिर 38 मिलियन ईयर्स अगो पहले अगर आप देखोगे कुछ ऐसा बना, और 10 मिलियन ईयर्स अगो पहले कुछ ऐसा है, और अभी इंडिया आप देखोगे पूरा सब कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे नीचे से हमने ट्रैवल स्टार्ट किया, फिर ऊपर गए, इक्वेटर क्रॉस हुआ, टकराए, हिमालयस बने, ठीक है, द सडन अपना पेनिनसुला रीजन क्रिएट हुआ, राइट। चलिए, और ये अपनी यूरेशियन प्लेट है। तो अभी भी क्या हो रहा है, ये इसके अंदर ही घुस रही है। एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि हिमालयस का हाइट यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ आज की कक्षा को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपके साथ कुछ एमसीक्यूज करूंगा मैं इन द कमिंग क्लासेस, तो इस टॉपिक को अच्छे से रीड करके रखिएगा। बढ़िया टॉपिक है, मस्त टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो उसको जितना बढ़िया से रीड करोगे, बढ़िया से आप देखोगे, आपको और क्लियरली समझ में आएगा, राइट बच्चे। तो आई गेस 1.5 घंटे की बातचीत हमने कर ली है काफी हद तक। तो मेरी मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ अच्छे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं वो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी, उसके फॉर एग्जाम्पल उसके क्या क्या प्रूफ्स वैगनर ने सबमिट किए हैं, व्हाट डू मीन बाय प्लेट टेक्टोनिक्स। तीसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो ये है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हटा क्यों दिया गया। चौथा पूछता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या चीज होती है, किसने थ्योरी को फुट फॉरवर्ड किया था, तो हेस ने किया था इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड। और पांचवा आपसे पूछेगा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका फॉर्मेशन आपको कैसे होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो पहले आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर का ही पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया के आसपास एक आइलैंड जैसा था। फिर इसका जब ये टूटा, वहां से जब प्लेट टूटी अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो अब देखोगे जो इंडियन प्लेट थी वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुई, और जब इक्वेटर क्रॉस करेगी तो क्या होगा, इसकी टक्कर किससे होगी, यूरेशियन प्लेट से। तो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, आपस की तरफ मूव कर रही है, यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट है। तो जो भारी प्लेट है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि हिमालयस फॉर्म होते हैं। फिर कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस हुए जिसके चलते आप देखेंगे जो डेक्कन प्लेट्यू का ब्लैक सॉइल रीजन है बेटा वो यहाँ पे फॉर्म होता है, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अभी भी हमारी इंडियन प्लेट और घुस रही है इंडो आपकी यूरेशियन प्लेट में, जिसके वजह से हिमालयस का हाइट लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, ठीक है। मुलाकात करते हैं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अच्छे से हंसते रहो यार, खुश मुस्कुराते रहो, खुश रहो भाई, ठीक है। और करते रहो पढ़ाई यार। मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट क्लासेस। जितने क्वेश्चंस बताए हैं बेटा दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू, बाय।